अरे भाई सुनो, सोचो एक मॉन्स्टर हंटर मरने के बाद रीइंकार्नेट हो जाए फ्यूचर में, तो उसका मॉडर्न सिटी में कैसा रिएक्शन होगा। और अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। वहां पे मैं शॉर्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर देता हूँ। लिंक ऊपर आई बटन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है पुराने खंडहर में, जहां पर वो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, लीडर लीडर। फिर देखते हैं कुछ लोग एक आदमी को घेर के बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं, लीडर उठिए। तभी नीचे पड़ा हुआ आदमी हल्का सा खांसता है और उनमें से एक लड़की बोलती है, लीडर जुनू अपनी आंखें खोलिए जल्दी। तभी वो आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, उस मॉन्स्टर का क्या हुआ। तभी वहां पे एक मोटा आदमी रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, हमने उस गिगेंटियाना मॉन्स्टर को मार दिया है, हम सक्सेसफुल रहे लीडर। तब हंसी में बोलता है, तो आखिरकार हमने उसे हरा ही दिया। आखिरकार ये मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टरों से बहुत ज्यादा ताकतवर था जिन्हें हमने पहले हराया है। इसको मारने के लिए हमें 3 साल का वक्त लग गया, हमारे लाखों सिपाही मारे गए, फिर भी आखिरकार हमने ये कर ही दिया। तभी उनमें से एक आदमी रोते हुए बोलता है, लीडर आप अपनी आंखें खोली रखिए, अपनी आंखें बंद मत करिए। उसके बाद एक लड़की रोते हुए चिल्लाकर बोलती है, आप धीरज रखिए, मेडिकल टीम आती ही होगी। तब वो अपनी आधी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ, मेरी आधी बॉडी वहां पड़ी हुई है। और एक नीले बालों वाली लड़की से बोलता है, वॉइस लीडर तुम बचे हुए टीम का अच्छे से ध्यान रखना। आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब मैं उन लोगों से माफी मांग लूंगा जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, लीडर लीडर। तभी जुनवू के ऊपर ऊपर से एक रोशनी पड़ती है और आवाज आती है, किन जुनवू, साउथ कोरिया के पहले हंटर और जिसने एस्टेब्लिश किया है सबजुगेशन सिस्टम को। उसने बहादुरी के साथ फाइट की एक गिगेंटियाना मॉन्स्टर से और उसे हराया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्लास के अंदर एक बच्चा दूसरे लड़के के जो कि बैठा हुआ होता है उसका पीछे से थप्पड़ मारता है, हे फेक जुनवू। तभी हम उसके सामने 3 लड़कों को देखते हैं जिनमें से बीच में खड़ा लाल बाल वाला लड़का बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरी वाटर बोतल में पानी भर दो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। और तुम तो हमारे लिए ब्रेड भी नहीं लाए। क्या तुम चाहते हो कि हम भूख से मर जाएं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? तभी वो लड़का थोड़ा गुस्से में अपने मन में सोचता है, पता नहीं मैं इन लोगों का गुलाम कैसे बन गया। और सीन कट हो जाता है। फिर हम जुनवू को एक अलग डायमेंशन में ऊपर से नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसको आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा ये बलिदान बहुत ही बेकार का था। तब वो अपने मन में सोचता है, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, क्या मैं सच में मर गया हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम मर गए हो लेकिन हम अभी अभी एग्जिस्ट करते हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमें रोक सके। तब वो चिल्लाकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो मेरे सोल्जर थे वो बेवकूफ है जिन्होंने अपना बलिदान दिया? क्या वो मेरी तलवार नहीं थी जिसने तुम्हें हराया था? मैंने एक सब्जुगेशन सिस्टम बनाया है इस तरह के सिनारियों को हैंडल करने के लिए। मैंने ये सब तुम्हारी वीकनेस स्ट्रेटेजी को देखते हुए बनाया था। मैंने ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बनाया है ताकि आने वाले फ्यूचर में हर बैटल के लिए तैयारी की जाए। तभी उसके सामने से आवाज आती है, तुमने एक सिस्टम बनाया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दोबारा 42 साल बाद वापस आऊंगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जुनवू बोलता है, ठीक है ठीक है। उस टाइम मुझे लगता है कि तुम सड़कों पर कॉकरोच की तरह रेंगते मिलोगे मुझे, और सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़का बेहोशी की हालत से उठता है और उठते ही बोलता है, ये सब क्या है और मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये हॉस्पिटल है? और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं उस मॉन्स्टर से लड़कर मर गया था। तभी वो अपने आप को एक मिरर में देखता है और चौंक कर बोलता है, ये सब क्या है, क्या मैं फिर से जवान हो गया हूँ? फिर अपने मन में सोचता है, नहीं, जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा तो नहीं दिखता था, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हॉस्पिटल की लाइट जल जाती है और उधर से एक डॉक्टर और एक आदमी अंदर आते हैं और वो आदमी बोलता है, तो फाइनली तुम जाग ही गए। आते ही वो आदमी अपनी आईडी को दिखाता है और बोलता है, मैं एक पुलिस हूँ और मैं उसे केस की रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सब ठीक है? तब जुनू चौंक कर पूछता है, केस इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद वो आदमी एक फाइल को पढ़ते हुए बोलता है, नाम किम जुनवू, डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 2035 और तुम 17 साल के हो चुके हो इस साल, क्या ये सही है? तभी जुनवू बोलता है, नहीं, मैं तो 1975 में पैदा हुआ था। ये सुनकर तो वो दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। फिर जुनू बोलता है, क्या तुम उस एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहते हो जब मैं उस मॉन्स्टर से उस खंडहर में लड़ रहा था? ये सुनकर तो वो दोनों की ओर ज्यादा ही फट जाती है और आपस में बात करने लगते हैं, मुझे लगता है कि इसकी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसको अभी भी रेस्ट की जरूरत है। और बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप को सचमुच का हंटर जुनून समझने लग गया है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में आम बात है। ये तब होता है जब इंसान की इमेजिनरी और रियलिटी की दुनिया का अंतर खत्म हो जाता है। तुम्हारे साथ कल एक हादसा हो गया था और यहाँ से नीचे हुआ था, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं और सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। क्या तुम्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है? तब जुनू थोड़ा सोचते हुए घबरा जाता है। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, और अपना कार्ड देते हुए बोलता है, ठीक है, जब भी तुम्हें कुछ याद आए तो तुम इस पर कांटेक्ट करके बता सकते हो। तब जुनू उस कार्ड को लेते हुए बोलता है, ठीक है,
तब जाते हुए डॉक्टर बोलता है ठीक है अब के लिए मैं जाता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। तभी जुनू डॉक्टर को रोकते हुए बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर जवाब देता है यस। तब वो पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा साल है। डॉक्टर छोड़ते हुए उसको बताता है आज है 8 मार्च 2051। इतना सुनते ही जुनू चौंक कर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दौड़कर जाकर विंडो का पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बाहर देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बोलता है ये सब क्या है। जहां तक मुझे याद है ये जगह तो मॉन्स्टर से लड़ते रहे एक वीरान खंडहर बन चुका था, जहां पे बहुत सारे लोग बेकार बाहर बैठे रहते थे और जिनको तो काफी सारी बीमारियां भी लगी हुई थी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना बदल गया है। और सोचता है काश वो सभी लोग अभी जिंदा हो। इन बोम से ओक्रू वूशिक और योरही। उस इंसिडेंट को 42 साल हो गए हैं, वो सब पक्का एक साथ होंगे। तभी उसको रियलाइज होता है क्या 42 साल, क्या ये वही साल है। तभी सायरन से आवाज आती है इमरजेंसी इमरजेंसी। गांव यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास एक मेजर क्राइसिस हुआ है। फिर हम एक ब्लू वार्म होल को देखते हैं जहां से सब भागते हुए बोल रहे होते हैं भागो भागो और एसोसिएशन को इसके बारे में बताओ। ये सब सुनते ही जुनू भागते हुए बोलता है चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मुझे मेरे बनाए हुए सब्जुगेशन का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही जुनू बाहर जाता है वो बोलता है क्या इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इस खतरनाक सिचुएशन में। तभी वहां एक मिलिट्री ऑफिसर माइक में बोलता है इस सब्जुगेशन में एक एडवांस्ड हंटर पार्टिसिपेट करेगी, कृपया सब लोग इससे दूरी बनाए रखें। उसके बाद हम 10 मिनट में उस मॉन्स्टर को डंजन से बाहर लाने का कहते हुए उसे सुनते हैं। इतना सुनते ही जुनू गुस्से से बोलता है क्या तुम सब मॉन्स्टर को बाहर लाने वाले हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जुनू एक स्पीच में बोल रहा होता है क्या तुम सब जानते हो अगर मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ गए तो उनको रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा और इससे हमारी सिटी खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि हमारी पूरी कंट्री ही खतरे में पड़ जाए। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि हम मॉन्स्टर्स को डंगन्स के अंदर ही खत्म कर दें। क्या सब लोग समझ गए। तब सभी सोल्जर एक साथ बोलते हैं यस सर। फिर वापस प्रेजेंट में जुनहो भीड़ को चीरते हुए आगे आता है और गुस्से में बोलता है तुम बेवकूफ लोग। फिर हम देखते हैं कैमरामैन कैमरा सेट करता है और रिपोर्टर माइक टेस्ट करती है। तभी जुनू चिल्लाते हुए बोलता है तुम सब ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सब पागल हो। ये सुन के सभी लोग उसकी तरफ बोलने लगते हैं कौन है ये तो कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है। तब जुनू गुस्से से बोलता है इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, तुम सब क्या सोच रहे हो कि मॉन्स्टर को मारना बच्चों का खेल है। तभी भीड़ में से आवाज आती है देखो वो आ गई। और सभी लोग चीयर करने लगते हैं गो ऑन चाय गो ऑन चाय गो ऑन चाय। फिर हम देखते हैं एक कार आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और पोज देती है। कैमरामैन फोटो खींचते हुए बोलता है मैडम इधर देखिए। उसे देखकर जुनू सोचता है तो क्या यही है मॉडर्न हंटर। ये तो मेरी सोच से ज्यादा ही यंग है, मैं इसकी स्किल देखने को बेकरार हूँ। फिर गोन चाय डंजन की तरफ जाने लगती है और अपनी ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलती है सिस्टम कनेक्शन एक्सेस। फिर स्क्रीन पे शो होता है द सब्जुगेशन सपोर्ट सिस्टम अप्रूव्ड। यूजर हंटर को ऊंचाई आपको भी रैंक स्किल मिली है और अब से आप इसका उपयोग कर सकती हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ रहा है। फिर हम देखते हैं उस डंजन में हलचल होने लगती है और उसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर का पैर बाहर आता है और रोर मारते हुए एक भेड़िया जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है। तभी गोन चाय अपनी स्वॉर्ड में क्रिस्टलाइज पावर को एक्टिव करती है। रोर मारते हुए मॉन्स्टर गोन चाय को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोन चाहे उस अटैक को डॉज करते हुए साइड होती है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक जोरदार अटैक करती है। ये सब देखकर कुछ लड़कियां फोटो खींचते हुए बोलती हैं वाओ ये कितना औसम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंटर को ऊंचाई डांस कर रही हो। तभी एक छोटा बच्चा जो अपने पापा के कंधे पर बैठा होता है बोलता है पापा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी हंटर बन के लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तब उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं। ये सब सुनकर गो ऊंचाई भी थोड़ा खुश होती है, मुझे भी लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। फिर हम देखते हैं गो ऊंचाई दौड़कर एक ऊंची जंप लगाती है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्लाइस मारती है, जिससे बहुत सारे क्रिस्टल के टुकड़े जाकर उस मॉन्स्टर को लगते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और ये सब करके गो ऊंचाई सभी लोगों के सामने स्टाइल से पोज मारते हुए खड़ी हो जाती है। सभी लोग ये देखकर गो ऊंचाई को चीयर करने लगते हैं गो ऊंचाई गो ऊंचाई गो ऊंचाई। ये सब देखकर जुनू पहले तो खुश होता है फिर गुस्से से बोलता है फिर भी ये सब ठीक नहीं है। उसकी आवाज में कुछ गहरी चिंता थी, जैसे वो जानता हो कि कुछ बड़ा खतरा अभी बाकी है। फिर जुन्नू गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए जोर से चिल्लाता है यहाँ सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक दिखावे की हंटर जिसने सेलिब्रिटी के जैसे कपड़े पहने हैं और केवल स्किल के दम पे फाइट करती है और ये बैकअप टीम बस नाम के लिए है। उसने अपने हाथों को हिलाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। और सबसे बेहूदी चीज यह है कि ये लोग सब्जुगेशन को बीच सड़क पर सभी सिविलियंस के सामने कर रहे हैं। तभी गुस्से में भरकर जुन्नू पास खड़े एक कैमरा को लात मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कैमरा गिरते ही उसकी आवाज गूंज उठती है। ये सब देखकर एक सोल्जर गुस्से से चीखता है बहुत हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो। जुनवू और भी भड़क कर जवाब देता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बताओ तुम सब क्या कर रहे हो। उसकी आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा था। मॉन्स्टर को डंजन से बाहर लाकर लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसने सोल्जर की ओर इशारा करते हुए कहा।
क्या हो अगर ये मॉन्स्टर इस दुनिया में और भी खतरनाक हो जाए? क्या हो अगर स्किल की वजह से लोगों को चोट लग जाए? और क्या हो अगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत हो और तुम लोगों ने सामने की जगह भी खाली छोड़ दी थी? क्या तुम सब इसे सब्जुगेशन कहते हो? इस हिसाब से तो ये बस एंटरटेनमेंट का खेल बन गया है। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम अकेडमी से हो? फिर हम देखते हैं कि यूनचे जुनवू से आके बोलती है, क्या तुम भूल गए कि ये सब हमने क्लास में सीखा था? तुम्हारी क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन हर चीज क्लास में ही नहीं बताई जाती है। फील्ड स्टूडेंट की इमेजिनेशन से बहुत ही अलग होती है। तब जुनवो गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने फील्ड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? उसको देखकर यूनचे थोड़ा डर जाती है। तभी उसके सामने दो बॉडीगार्ड आ जाते हैं। तब यूनचे बोलती है, ठीक है, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जुनवो गुस्से से जवाब देता है, इस टाइप की स्किल के साथ तुम अपने आप को हंटर कैसे कह सकती हो? यूनचे बोलती है, लगता है तुम्हारी स्कूल लाइफ काफी मुश्किल भरी है। जुनवो सोचते हुए बड़बड़ाता है, क्या? फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां जुनवो एक चेयर पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि सब खत्म हो गया। हंटर्स की स्किल्स पिछले 30 सालों में कितनी बेकार हो गई हैं। अगर वो गिगेंटियाना फिर से रिवाइव हो गया तो इस दुनिया का अंत निश्चित है। फिर वो बुदबुदाता है, नहीं, मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कौन है जो मुझ पे विश्वास करेगा? तभी वो बोलता है, कौन? अरे हाँ, मेरे स्क्वाड मेंबर्स, अगर मैं किसी तरह उन्हें ढूंढ लूं तो। तभी वो इधर उधर देखता है और बोलता है, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? अब मैं हर किसी से तो उनके बारे में नहीं पूछ सकता। तभी वो बोलता है, एक मिनट, उसने किसी एकेडमी के बारे में बोला था। और भागते हुए बोलता है, पिछले 30 साल में किसी ने तो हंटर एकेडमी को बनाया होगा, और मुझे पता है वो एक ही आदमी हो सकता है, बेवुशिक। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां जुनवो बोल रहा होता है, क्या एक एकेडमी? तब वुशिक बोलता है, हाँ। और आगे जोड़ता है, कितना अच्छा होगा अगर इस वॉर को हमारी जनरेशन खत्म कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसलिए जब मैं अपनी ड्यूटी से रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं एक एकेडमी खोलूंगा ताकि आने वाली जनरेशन को अच्छे से सिखा सकूं। तो लीडर, आप बताइए उस स्कूल का क्या नाम होना चाहिए? तब जुनवो हंसते हुए बोलता है, क्या मैं? ठीक है, अगर ऐसा है तो उसका नाम सिंपल ही रखना, जैसे कि कोरिया हंटर एकेडमी या और कुछ। वुशिक मुंह बनाते हुए बोलता है, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। फिर हम प्रेजेंट में एकेडमी के लोगों को देखते हैं जिसके सामने जुनवू खड़ा होकर बोलता है, तो उसने सच में बना लिया इसे, लेकिन ये स्कूल तो काफी बड़ा है। तभी कोई जुनवू को आवाज लगाकर बोलता है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर एक गार्ड बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ देखा है, क्या तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो? जुनवू घबराते हुए बोलता है, आह नहीं, मैं तो कुछ और काम से आया हूँ यहाँ। तब गार्ड बोलता है, अगर तुम यूनचे को देखने आए हो तो अभी वापस चले जाओ। वो ऐसी नहीं कि तुम उसका गेट पे खड़े रहकर इंतजार करो। जुनवू जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने मन में सोचता है, लगता है कि वो लड़की भी इसी स्कूल से है। उसके बाद वो गार्ड से बोलता है, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसका नाम भूषिक है? तब गार्ड सोचते हुए बोलता है, क्या भूषिक? तुम्हारा मतलब है चेयरमैन? इतना सुनते ही जुनू एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे वाह, हाँ हाँ, चेयरमैन। क्या तुम मुझे उनके पास लेके जाओगे? गार्ड अपने मन में सोचता है, आखिर कोई चेयरमैन से क्यों मिलना चाहेगा जो कि इस स्कूल का स्टूडेंट ना हो? और फिर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम पक्का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हो, है ना? जुनवो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये सब क्या है, लेकिन अभी के लिए मुझे इसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। और बोलता है, आ हाँ, मैं स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ। तब गार्ड बोलता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे पीछे आओ। जुनू जाते जाते सोचने लगता है, जब मैं वूशिक से मिलूंगा पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर वे दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही जुनू अपनी ही एक बड़ी सी पिक्चर को देखकर चौंकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है? तब गार्ड बोलता है, हे बच्चे, स्कूल के अंदर चिल्लाना मना है। जुनू सॉरी मांगते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। और शर्माते हुए सोचता है, इतना बड़ा पोर्ट्रेट, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो जितना आगे जाता है उसे उतने सारे पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं। उसी में से एक पोर्ट्रेट पे लिखा होता है, लीडर किम जुनवू का मोटो, कि एक हंटर बनने के लिए चाहिए 99% मेहनत और 1% टैलेंट। उसे देखकर जुनवू सोचता है, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा भी था? तब गार्ड एक दरवाजे को नॉक करके बोलता है, एक्सक्यूज मी चेयरमैन, मैं मैनेजर पार्क हूँ। तब अंदर बैठा एक आदमी बोलता है, आ जाओ। तब गार्ड जुनवू से बोलता है, देखो अंदर तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। जुनवू सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और गार्ड बोलता है, सर ये स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, क्या एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट? तब गार्ड बोलता है, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। उसके बाद चेयरमैन जुनवू के पास आता है और बोलता है, कितनी अजीब बात है, मुझे इस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के बारे में कैसे पता नहीं? फिर चेयरमैन बोलता है, मुझे बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? इतना सुनते ही जुनवू जोर से बोलता है, वुशिक! ये सुनते ही वुशिक के रंग उड़ जाते हैं। जुनू हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लुक्स की वजह से मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, तुम तो काफी बूढ़े हो गए हो यार। और बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं जुनवो हूँ, जुनवो। अभी वुशिक भागते हुए टेलीफोन की तरफ जाता है और बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में इतना पागल आदमी कभी नहीं देखा। और फोन उठाकर गुस्से से बोलता है, मैनेजर पार्क, जल्दी आओ और इस पागल लड़के को यहाँ से लेके जाओ। तुम ऐसे ही बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी को कैसे अंदर आने दे सकते हो?
तभी पीछे से जुनू बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि सुन्योंग का क्या हुआ। ये सुनकर वोशिक हक्का बक्का रह जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है, तुम्हें इस नाम के बारे में कैसे पता? जुनवू बोलता है, क्या सुन्योंग टीम 3 से? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तुम हमेशा उस पे लाइन मारते थे और जब वो तुम्हें मना कर देती थी तब तुम रोते हुए मेरे पास आते थे और मुझे लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ ही दिया। इतना सुनते ही वोशिक जुनवू का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुझे इसके बारे में कैसे पता और तू है कौन बे? जुनवू हंसते हुए बोलता है, वाह, मेरी पूरी लाइफ में तुमने पहली बार मुझे ऐसे पकड़ा है। तब गुस्से में वोशिक से बोलता है, क्या तुम इतने ताकतवर हो गए हो जो ऐसा बिहेव कर रहे हो? ये देखकर वोशिक डरते हुए जुनवू को छोड़ देता है। तब जुनवू बोलता है, वोशिक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उन मॉन्स्टर्स के सामने और उन लोगों के सामने कि अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसे अच्छे से करो। ये सुनते ही वोशिक को जुनवू के अंदर पुराना लीडर जुनवू दिखाई देने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है, लीडर? तो सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक में बेस कैंप दिखाया जाता है। माहौल पूरी तरह से टेंशन से भरा हुआ, और तभी एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी हमें दिखता है कि एक आदमी एक छोटी लड़की को पकड़कर उसके गले पर चाकू रखे खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में पागलपन और जुबान से बस यही निकल रहा है, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी से मेरे लिए एंटीबायोटिक्स और खाना लेकर आओ। और तभी एंट्री होती है जुनवू की। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और आंखों में वो ठंडा पागलपन जो सामने वाले को हिलाकर रख दे। वो अपने साथी की तरफ देखता है और बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? साथी थोड़ा डरे हुए अंदाज में जवाब देता है, लगता है इस आदमी को कैंप 7 से बाहर निकाल दिया गया है। इन्फेक्शियस बीमारी हो गई है इसे, और अब ये एंटीबायोटिक्स और खाना मांग रहा है। जुन्नू के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं, बस हल्की सी आंखें ऐसे उड़ती है। इन्फेक्शियस बीमारी? साथी थोड़ा और घबरा कर बोलता है, और इसकी सिबलिंग भी बीमार है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक्स चाहिए। जुन्नू हल्का सा सिर झुकाता है जैसे सब कुछ समझ गया हो, फिर बोलता है ठीक है, और सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। साथी घबरा कर बोलता है, लीडर रुकिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे पास मत आओ, और लड़की को और कसकर पकड़ लेता है। लड़की दर्द और डर से रोने लगती है, लेकिन जुन्नू बिना एक भी कदम रोके उसके और पास आ जाता है। तब आदमी चाकू दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की को मार दूं? जुन्नू बिना पलक झपकाए बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। एक पल के लिए हवा ठहर जाती है। आदमी और लड़की दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर जुन्नू आगे बढ़कर जवाब देता है, जैसा कि मैंने तुमसे बोला, तुम इसे मार सकते हो। और वैसे भी इस मॉन्स्टर भरी दुनिया में एक और मौत कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जुनू का चेहरा ठंडा, उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा बेरहम। क्यों? क्या हुआ? अब हिम्मत नहीं हो रही किसी को मारने की? तुम्ही ने बोला था कि तुम्हारे सिबलिंग बीमार हैं और तुम्हें एंटीबायोटिक्स और खाना चाहिए, तो क्यों नहीं तुम यहाँ के सारे लोगों को मारकर एंटीबायोटिक्स ले लेते? अगर इस दुनिया में किसी को बचाना है तो किसी को मारना भी सीखो। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा है या इंसान। अगर मारना ठान लिया है तो खत्म करो, वरना चुपचाप अपने सिबलिंग के साथ मर जाओ। बस अब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। गुस्से से बौखलाकर वो लड़की को साइड में धक्का देता है और अपने चाकू से जुनू पे हमला कर देता है, लेकिन जुनू लाइटनिंग स्पीड में टॉस करता है और अगले ही सेकंड में उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है। आह! दर्द से चीखता हुआ आदमी जमीन पे पड़ा रहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। लड़खड़ाते हुए उठता है, आंखों में जलता हुआ गुस्सा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। और फिर, अब चुपचाप मर जा मेरे हाथों से, बोलकर वो पूरी ताकत से फिर से चाकू लेकर झपटता है। लेकिन तभी जुनवू अपनी रिंग में रिंग ऑफ बैटल्स को ऑन करता है और एक डार्क स्माइल के साथ बोलता है, यही तो मैं चाहता था। और अगले ही पल एक पंच, उसका चाकू हवा में उछल जाता है। जुनवू सिर्फ एक उंगली से उसके माथे के पास क्लोज फ्लिक एक्टिवेट करता है और बूम, आदमी सीधा दीवार पे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जुनवू अपने साथी की तरफ देखता है और बोलता है, इधर आओ। साथी जल्दी से दौड़ कर आता है और घबरा कर बोलता है, जी लीडर। जुनू अपनी आंखें बंद करता है, एक ठंडी सांस लेता है और बोलता है, हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक्स बचे हैं उसकी यंगर सिस्टर को दे दो। साथ ही हल्के से कांपते हुए बोलता है, एक मिनट लीडर, अगर उसकी सिस्टर सच में इन्फेक्टेड है तो क्या ये एंटीबायोटिक असर करेगा? जुनू हल्की ठंडी आवाज में बोलता है, कैंप 7 की दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर है और जब तक ये वापस जाएगा तब तक ये दोनों मर जाएंगे। तो क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला? उस आदमी की आंखों में डर और घबराहट साफ झलकती है। वो भागते हुए जवाब देता है, जी लीडर, मैं समझ गया। फिर तुरंत अपने बाकी साथियों की तरफ देखता है और ऑर्डर देता है, इस आदमी को उठाकर लोडिंग ट्रक में डाल दो। जब इसे होश आएगा तो इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देना। जुनू वहां से जाते हुए बिना पलटे बोलता है, अब से ये आदमी और हम सेम टीम में। सीन बदलता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो चौंकते हुए पूछता है, क्या आप सच में लीडर हैं और आप ऐसे क्यों हैं? जुनू के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आती है। फिर वो कंधे उचकाकर जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ। जब उठा तब मेरी हालत ऐसी थी। मुझे कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, पता नहीं ये कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है? जुनू उसकी आंखों में सीधा देखता है और गुस्से से बोलता है, लगता है तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हुआ है। मुशिक एक लंबी सांस लेकर बोलता है, अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी हालत मेरी तरह ही होगी जब उनके सामने एक मरा हुआ बंदा एक छोटे बच्चे के रूप में वापस आ जाए।
झुनमू हल्की सी स्मिरक के साथ बोलता है, क्या सच में? तो क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ सब्जुगेशन के लिए गए थे तो तुमने अपनी पैंट गीली कर ली थी? बस ये सुनते ही वुशिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और बैम, एक जोरदार मुक्का सीधा जुनमू के मुंह पर, और सीन कट हो जाता है। सीन फिर बदलता है। अब हमें वही वॉचमैन दिखता है जो घबराहट में अपनी टोपी पकड़कर भाग रहा होता है। उसके दिमाग में चेयरमैन की कड़कती आवाज गूंज रही होती है, तुम बिना किसी चेकिंग किसी को भी ऐसे अंदर कैसे आने दे सकते हो? वो हांफते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? फिर उसे याद आता है स्पेशल एडमिशन एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से किसी को भी एडमिशन मिल सकता है, और मैंने उसकी हाइट देखकर सोचा कि वो स्टूडेंट है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। भागते भागते वो गेट के बाहर खड़ा होकर खुद को समझाने लगता है, खैर अब कुछ नहीं हो सकता, मैं चुपचाप जाकर माफी मांग लेता हूँ। वो गेट खोलता है और अंदर झांकता है, और जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। बुशिक जमीन पे पुशअप कर रहा होता है और जुनवो उसकी काउंटिंग कर रहा होता है, 1 2। वॉचमैन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा पसीने से भर जाता है, और बिना एक सेकंड सोचे वो चुपचाप वापस गेट बंद कर लेता है। भीतर से आती आवाज कमरे की ठहरी हुई हवा में गूंज रही थी, 1 2 1 2। और वहीं झुनवो एक आइस बैग से अपने गाल को सेक रहा था। दर्द से कराहते हुए बोल पड़ा, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। वुशिक जो सामने खड़ा था हल्का सा शर्मिंदा हुआ और बोला, आई एम सॉरी लीडर, वो मेमोरी बहुत एम्बैरेसिंग थी, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जुनमू ने लंबी सांस भरी, दर्द को सहते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन ये दुनिया काफी बदल चुकी है। बुशिक सिर हिलाते हुए बोला, हाँ लीडर, लेकिन आप तो बहुत शॉक्ड होंगे क्योंकि ये दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बदल चुकी है। जुनमू हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में ठंडी सच्चाई झलक रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और यहाँ तो सब्जुगेशन सिस्टम को भी पूरी तरह बदल दिया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा, लोग बीच सड़क पे मॉन्स्टर को डंजन से बाहर निकाल रहे थे और फिर वहीं पे सब्जुगेशन शुरू कर दिया। बुशिक हल्का सा हंसा, तो आप उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि ये दुनिया इतनी बदल कैसे गई, लेकिन लीडर, जब से आपने उस जाइगैंटियाना मॉन्स्टर को टेक डाउन किया है तब से दुनिया थोड़ी पीसफुल हो गई है। अब डेंजरस मॉन्स्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर उसने एक लंबी सांस ली और आगे बोला, इसीलिए हंटर्स ने सब्जुगेशन को पब्लिकली करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को दिखा सके कि वो मॉन्स्टर को कैसे मारते हैं। बस इतना सुनते ही झुनगू का पारा चढ़ गया। गुस्से से उसने दहाड़ लगाई, हद होती है, क्या तुम लोगों को अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? बुशिक थोड़ा झिझकते हुए बोला, वैसे इसका एक और रीजन है, इस समय बिना एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप के ये काम करना मुश्किल हो चुका है। सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन और गवर्नमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और ये ऑपरेशन दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसी वजह से हंटर्स अब सेलिब्रिटी की तरह हो चुके हैं। जुल्मों की मुट्ठियां भींच गईं, चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन अभी भी इसे बदला जा सकता है ना? तुम तो आखिरकार इस एकेडमी के चेयरमैन हो, तो तुम बच्चों को सही तरीका क्यों नहीं सिखा सकते? बुशिक ने लंबी सांस ली, उसकी आंखों में लाचारी छलक रही थी। लीडर, मैंने आपसे पहले ही बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज जुड़े हुए हैं। मैं अकेला किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता। जुनू के माथे पर शिकन गहरी हो गई। तो अगर हम एजेंसी के लोगों को अपने साथ मिला लें और अपनी फोर्स बना लें तो? मुशिक ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, एजेंसी के ज्यादातर लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो हमारे साथ कभी नहीं आएंगे। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी सोच को ठुकरा देंगे। जुनू ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे घबराकर हाथ हिलाने लगा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लीडर, आपको अंदाजा भी नहीं है आप मेरे लिए कितने बड़े हैं। मैं आपकी बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? जुनू चुपचाप बैठ गया, सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वुशिक ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, लीडर, फिक्र मत करिए, इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड अभी भी पीसफुल है, और मैं तो बूढ़ा बन चुका हूँ, लेकिन आप अभी जवान हैं, क्यों ना आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दें। जुनू की आंखें एकदम ठंडी हो गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बहुत सीरियस टोन में बोला, नहीं, वो जाइगैंटियाना मॉन्स्टर फिर से रिवाइव हो चुका है। और ये सुनकर तो मुशिक के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी, क्या आपने अभी क्या बोला? जुन्मो की आवाज शांत मगर भारी थी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जाइगैंटियाना मॉन्स्टर फिर से रिवाइव हो चुका है। मुशिक अब तक घबराहट से पसीने पसीने हो चुका था। उसने एक कदम पीछे लिया और जोर से चिल्लाया, क्या सच में वही जाइंट जाइगैंटियाना मॉन्स्टर फिर से रिवाइवल हो चुका है? जुन्मो ने उसकी आंखों में देखा और एक आखिरी बार सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, मैं भी यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है। उस टाइम जब मैं मरा था, जब मेरी आंखें बंद हो गई थी, तब मैं किसी और डायमेंशन में पहुंच गया था। जुनू की आवाज ठहरी हुई थी, लेकिन उसके शब्दों में भारीपन था, और मेरे साथ साथ वो मॉन्स्टर भी वहां पे था, और उसी ने मुझे बताया था कि मैं 35 साल बाद वापस आऊंगा। मुशिक के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराते हुए उसने बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या आपने और भी कुछ देखा था इसके अलावा? क्या आपको सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? झुनवू ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें सीधे वुशिक की आंखों में उतर गई। तो क्या तुमने कभी सोचा था कि एक आदमी जो मर चुका था, वो 32 साल बाद तुम्हारे सामने ऐसे बैठा होगा? क्या तुमने कभी सोचा था? लेकिन फिर भी ये हुआ ना? मुशिक ने झिझकते हुए सिर हिलाया, हाँ हाँ, अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं। जुनवू ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन उसमें एक निराशा झलक रही थी।
उसने धीरे धीरे मुड़ते हुए बोला, ठीक है, बहुत हुआ। मैं यहाँ पे एक होप लेकर आया था, लेकिन लगता नहीं कि मुझे यहाँ से कुछ मिल पाएगा। रुकिए लीडर, आप क्या करने वाले हैं? वुशिक ने घबराकर चिल्लाया। जुनवू की आंखों में एक ठंडा सा जुनून झलकने लगा। अब मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगा, और मैं एक बार उस मॉन्स्टर को हरा चुका हूँ, तो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? वुशिक ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन लीडर, इस बार आपकी दूसरी बॉडी है और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। जुनवू ने हल्का सिर झटका और मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि मेरा वेपन कहाँ रखा गया है? मैं उसके साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लूंगा। बुशिंग के पसीने छूट गए। उसने हड़बड़ाते हुए बोला, क्या आपका वेपन? आपका वेपन तो सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में रखा गया है और उसको एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दे दिया गया है। अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस जाएं और उठा लें। जुनवो के चेहरे पर एक हल्की हंसी आई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी। क्या सच में मैं अपने ही वेपन को ऐसे नहीं उठा सकता? क्या मुझे इसके लिए किसी की परमिशन लेनी होगी? वुशिक ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। जो आदमी उसकी देखरेख कर रहा है वो है डायरेक्टर गो सेओगदू। जुनवू का चेहरा अचानक खिल उठा। क्या? सेओगदू? अरे ये तो अच्छी बात है ना, वो तो हमारा ही आदमी था, कितना लॉयल था मेरे साथ। वुशिक का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो आपके लिए बहुत लॉयल था, लेकिन इस टाइम पे वही सबसे ज्यादा अनहैप्पी होगा आपके रिटर्न से। जुनवू ने अपने कान पर हाथ मारा और हंसी दबाते हुए बोला, क्या सच में? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुशिक ने जल्दी से बोला, नहीं, मेरी बात सुनिए। एक्सक्लूसिव डायरेक्टर की ग्रैंड डॉटर भी इसी स्कूल में है और वो अपनी ग्रैंड डॉटर की हर बात मानते हैं। जुन्नू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ग्रैंड डॉटर? फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उसकी ग्रैंड डॉटर के पास जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुशिक ने झट से सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और आप तो उससे पहले मिल चुके हैं। वहीं जब आप सब्जुगेशन देखने गए थे उस हॉस्पिटल के पास। जुन्नू का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपने मन में उस मॉडर्न हंटर की छवि देखी और धीरे से बुदबुदाया, क्या सच में ये नहीं हो सकता? वो गो युनचाए। जुनवू चौंकते हुए बोल पड़ा, क्या यॉन्चे सेओगडू की ग्रैंड डॉटर है? वूशिक ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? जनवू के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। उस टाइम जब मैंने उस सब्जुगेशन को देखा था तब मैंने उसे बहुत कुछ बोल दिया था। वूशिक भी झटके में चौंका, क्या आपने वहां पे क्या कर दिया? और आपने किसी को इंजर्ड तो नहीं किया? जनवू ने उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस गुस्से में दो चार बातें बोलकर वहां से निकल आया था। और फिर अचानक से गुस्से में जोर से चिल्लाया, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुस्से में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वूशिक उसकी इस हरकत पे हैरान होकर पूछ बैठा, क्या आपको कुछ चाहिए? जंगू ने उसे तिरछी नजरों से देखा और चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ, वो एप्लीकेशन फॉर्म दो मुझे। वूशिक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चौंकते हुए चिल्लाकर बोला, क्या एप्लीकेशन फॉर्म? जंगू ने गहरी सांस ली और अपनी टोन को ठंडा रखते हुए बोला, तुमने अभी बोला था कि मेरा वेपन डायरेक्टर ऑफ द सपोर्ट डिवीजन के अंडर रखा गया है और मुझे उस तक पहुंचने के लिए सियोगदू की ग्रैंड डॉटर तक पहुंचना होगा, जो कि इसी स्कूल में है। वो हल्का सा रुका और फिर निर्णायक स्वर में बोला, इस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं भी इस स्कूल में एनरोलमेंट ले लूं। मूशिक तो जैसे अंदर तक हिल गया, एनरोलमेंट, वो भी इस एज में? जंगू ने भौहें चढ़ाई, क्या मतलब तुम्हारा इस एज में? मूशिक ने गला साफ करते हुए थोड़ा संकोच से बोला, अगर मैं आपकी एक्चुअल एज के हिसाब से देखूं तो आप अभी 80 साल के हो चुके हैं, और मुझे डर है कि कहीं आजकल के बच्चे आपको बुली करने लगे और फिर आप गुस्से में उन्हें कुछ करना बैठे। जन्मू ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगी। फिर उसने एक हल्की सी हंसी दी और बोला, क्या बेवकूफी है? तुमसे किसने बोला कि मैं यहाँ नए दोस्त बनाने जा रहा हूँ? उसने ठंडे स्वर में आगे बोला, मुझे सिर्फ मेरा वेपन चाहिए, और जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊंगा। मुशिक हल्का सा मुस्कुराया, आप अभी भी पहले की तरह ही रिलेंटलेस हैं। जन्मू ने कंधे उचकाए, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं सबसे पहले मर गया था। वूशिक ने गहरी सांस लेते हुए एप्लीकेशन फॉर्म निकालकर उसकी ओर बढ़ाया और फिर विनती भरे स्वर में बोला, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों के साथ ज्यादा हार्ड बिहेव मत करिएगा। जुनवू ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, समझ गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूंगा स्कूल में? वूशिक ने लंबी सांस लेते हुए फिर बोला, और प्लीज अगर आपको कुछ अनोइंग लगे तो जितना हो सके उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। उसने थोड़ा झिझकते हुए आगे बोला, मेरा मतलब ये है कि आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारती होते हैं, तो आप उन्हें वैसे हैंडल मत करिएगा जैसे हमें हैंडल किया करते थे, वरना बेचारे उसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जुनगू ने एक तीखी नजर डाली और फिर गुस्से में चिल्लाया, अरे हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब बच्चों की तरह मुझे समझाना बंद करो। अगले दिन अकेडमी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। क्लास 1 का गेट दिखता है और उसके ठीक बाहर जुनगू खड़ा है। वो भीतर झांकता है और मन ही मन सोचता है, तो मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ये करना ही होगा। उसने हल्का सा सिर झटकते हुए खुद को समझाया, लेकिन अंदर जाने से थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है, पर मेरे वेपन के लिए मुझे ये करना होगा। फिर उसे वूशिक की बात याद आई, मुझे अपनी प्रोफाइल लो रखनी होगी जब तक कि मैं यूनचाई तक नहीं पहुंच जाता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? जनवू चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की, कंधे पर एक बैग टांगे, आंखों में वही ठंडी बेरुखी, वो सीधा उसकी तरफ देख रही थी।
फिर वो बिना किसी हिचक के बोलती है, तुम दरवाजे के सामने क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें नहीं जाना तो हट जाओ, मुझे जाना है। जनवू हल्का घबराकर जल्दी से बोलता है, अरे मैं तो बस जाने ही वाला था, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रहती है। अब वो जनवू को ध्यान से घूरने लगती है। जनवू को अजीब सा लगने लगता है, हल्का सा पसीना भी आ जाता है। वो झिझक कर बोलता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? लड़की एक सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, अरे तुम तो वही हो ना, कल वाले बेवकूफ। हाँ। जनवू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोलता है, क्या? कल वाला कौन बेवकूफ? लड़की बिना किसी इंटरेस्ट के अंदर जाते हुए बोलती है, मैंने सुना था कि यहाँ पे एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम होगे कल वाला बेवकूफ। फिर एक हल्का सा शोल्डर श्रग करते हुए बोलती है, खैर इससे मुझे क्या, जो करना है करो, और सीधे अंदर चली जाती है। जुनवू वहीं खड़ा रह जाता है। अगले ही सेकंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, और कौन है वो कल वाला बेवकूफ? लेकिन लड़की एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जुनवू वहीं खड़ा रह जाता है और अपने मन में सोचता है, ये कैसी लड़की थी यार, जो बोलना था बोल दिया और बिना सुने चुपचाप चली भी गई। सीरियसली। वो एक ठंडी सांस लेता है और खुद से बड़बड़ाता है, खैर ये आजकल के बच्चे भी ना, छोड़ो। फिर वो अंदर जाता है और जैसे ही उसकी नजर क्लास में पड़ती है, वो सीन बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, घूर रहे होते हैं। कुछ बच्चे आपस में हल्की हल्की आवाज में फुसफुसा रहे होते हैं, अरे देखो ये तो वही है ना, कल वाला बेवकूफ। दो लड़कियां एक दूसरे को देखकर बोलती हैं, हाँ हाँ, यही है वही कल वाला बेवकूफ लड़का। जानवू वहीं दरवाजे पर खड़ा रह जाता है, हल्का नर्वस सा महसूस करता है। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं, मेरा तो स्कूल का पहला दिन है, लेकिन फिर भी ये सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे पहले से मुझे जानते हो। वो हल्का सा सिर हिलाता है और खुद से बोलता है, खैर छोड़ो, मुझे इन सब चीजों को इग्नोर करना है। और फिर वो क्लास में कदम रखता है। जनवू अंदर दाखिल होता है और पूरे माहौल का मुआयना करने लगता है। हल्की सी हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो अपने मन में सोचता है, ये स्कूल देखकर तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकला। मुझे लगा था कि सारे बच्चे अपने हथियार लिए तैयारी करते होंगे। फिर उसकी नजर क्लासरूम की बेंचेस पे पड़ती है। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और फिर हल्के से बड़बड़ाता है, तो मुझे किधर बैठना चाहिए? तभी एक डेस्क पे रखे बुके पर उसकी नजर पड़ती है, बड़े ही शानदार अंदाज में सजा हुआ। उस पर चमचमाते हुए अक्षरों में लिखा था, कंग्रेचुलेशन ऑन योर एनरोलमेंट। जनवू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, बुके को उठाकर गौर से देखता है और अगले ही सेकंड उसका चेहरा गुस्से में सख्त हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये सब क्या है, क्या यहाँ जो भी एनरोल करता है उसे इसी तरह से वेलकम किया जाता है? ये भूशिक भी ना कुछ ज्यादा ही करने लगा है। बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के वो उसी बेंच पे बैठ जाता है। बुके को घूरते हुए बोलता है, अब मैं इस बुके का क्या करूं? इसको तो मैं खा भी नहीं सकता। ये सब करके तो बस रिसोर्सेज और पैसों की बर्बादी है। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजती है। ये टीचर भी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। धड़ाम! दरवाजे पे एक जोरदार लात पड़ती है और वो झटके से खुल जाता है। और फिर एक लड़का बड़े ही एटीट्यूड में अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर घमंड, चाल में दबंगई और लहजा पूरा अनॉयड टाइप। वो पूरे क्लासरूम में एक नजर दौड़ाता है और बड़बड़ाता है, सबसे बेकार चीज मुझे लगती है सुबह सुबह स्कूल आना। कितना अनोइंग है ये। पूरे क्लास का माहौल एकदम से चुप। जैसे ही वो लड़का अंदर आता है, सारे बच्चे डर के मारे अपना सिर झुका लेते हैं। कोई भी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जानवू इसे ध्यान से देखता है। वो अपने मन में सोचता है, तो यहाँ पर एक ऐसा बच्चा भी है जिसको लगता है कि वो पूरे क्लास में कंट्रोल कर रहा है। और तभी उस लड़के की नजर सीधे जनवू पे पड़ती है। उसके चेहरे पे हल्की सी घिनौनी स्mirk आ जाती है और वो हंसते हुए जनवू के पास आता है। वो झुककर एकदम जनवू के चेहरे के पास आता है और बोलता है, अरे देखो यहाँ पे कौन है। फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। तुम तो वही हो ना, कल वाले बेवकूफ लड़के? जनवू बिना कोई एक्सप्रेशन बदले बस उसे देखता है। लड़का आगे बोलता है, अरे हाँ, तुम तो वही हो जिसने योंचे के साथ बदतमीजी की थी, और आखिरकार तुम वही हो जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। जनवू हल्के से भौहें चढ़ाता है और बोलता है, लेकिन तुम्हें इस सब चीज के बारे में कैसे पता? तुम मुझे जानते कैसे हो? तभी लड़का अपने फोन को निकालता है। टच स्क्रीन ऑन होती है और वो फोन जनवू के सामने कर देता है। देख लो खुद ही। फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप प्ले हो रही थी, जनवू का वीडियो। वो वायरल हो चुका था। लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा वीडियो क्लिप सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, और यहाँ तक कि स्कूल के सारे बच्चे भी इसको देख चुके हैं। जनवू को ये सब सुनकर हल्का सा कंफ्यूजन होता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, क्या एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और ये वायरल हो चुका है, तो क्या इसी वजह से सब लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर? और तभी वो लड़का एकदम से जुनवू के सर पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। खैर चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो। फिर वो हंसता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो तुमने सबके सामने यूंचे के लिए ट्रबल खड़ा कर दिया था, और तुम क्लास ई के ट्रांसफर स्टूडेंट भी हो। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो मेरे भाई। वो हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, चल अपना नाम बता। जॉनवू उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता है। लड़का अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को झटकता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना नाम अनाउंस करता है, मेरा नाम है जूसी ओक। जन्नू को अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन तभी उसे वूशिक की वो बात याद आ जाती है, अगर कोई अनोइंग चीज दिखे तो जितना हो सके उतना उसे इग्नोर करना। वो खुद को शांत करता है और जूसुक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मेरा नाम है जनवू।
लेकिन तभी जूसेओक जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। फिर वो बीच में ही हंसी रोककर बोलता है, क्या सच में तुम्हारा नाम जनवू है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ और नहीं सूझा? क्या उनको लगा कि तुम्हारा नाम एक टॉप टियर हंटर के नाम पे रखेंगे तो तुम भी एक टॉप टियर हंटर बन जाओगे? और सच बताऊं तो ये बहुत ही फनी है। एनीवे, नाइस टू मीट यू। एक जनवू। जनवू के चेहरे से हल्की सी हंसी गायब हो जाती है, लेकिन वो बाहर से जबरदस्ती स्माइल बनाए रखता है। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में ये नाम फेक जनवू गूंजता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी जूसियोक एकदम कंधे पे हाथ रखकर पूछता है, अच्छा तुम मुझे बताओ, वो पास से कैसी दिखती है? जनवू भौंचक्का होकर बोलता है, क्या? कौन? जोसेफ बिना हिचकिचाए जवाब देता है, अरे मैं युनचे की बात कर रहा हूँ। उसकी बॉडी तो इनक्रेडिबल है और मुझे लगता है कि उसका फेस भी काफी अच्छा होगा। उसके ग्रैंड वाइफ डायरेक्टर हैं, तो शायद इसलिए वो इतनी ज्यादा रूड है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे टाइप की होती। वो ठहाके लगाता है, फिर एकदम से अपनी नजरों को घुमाता है और बोलता है, रुको रुको, नहीं ये सच नहीं है। उसकी आंखें थोड़ी छोटी लगती हैं मुझे, मैं उसको जरूर फिक्स करवा देता। लेकिन तभी, ये सब क्या बकवास कर रहे हो, आवाज गूंजती है और पूरा माहौल शांत हो जाता है। जोसेओक और जनवू दोनों पलट कर देखते हैं और वही लड़की गुस्से में भरी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो पास आते ही बोलती है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? जोसेओक भौहें उठाकर हल्की हंसी में बोलता है, क्या तुम फिर से आ गई? लेकिन लड़की बिना झिझक के पलट कर बोलती है, किसी को जज करने से पहले क्या तुमने कभी अपना चेहरा मिरर में देखा है? बंदर से कम नहीं लगते हो। जोसेओक की हंसी अचानक गायब हो जाती है। चेहरे पर हल्का गुस्सा उभर आता है और वो ठहाके मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? क्या तुम अपने आप को ज्यादा समझदार समझती हो? लड़की बिना हिले डुले एकदम शांत आवाज में बोलती है, हम दोनों सेम क्लास में हैं, तो मैं तुमसे ज्यादा होशियार कैसे हो सकती हूँ? जोसेओ का चेहरा तमतमा उठता है। वो गुस्से में लगभग चीखते हुए बोलता है, तुम मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो। मैं ओरिजिनली क्लास बी से रिलेटेड हूँ, ठीक है ना? लड़की बिना किसी इमोशन के जवाब देती है, हाँ मुझे पता है। तुम अपनी हरकतों की वजह से अपने पॉइंट्स गवा चुके हो और क्लास ई में डंप कर दिए गए हो। और तुम्हारे डैड के कनेक्शंस की वजह से तुम यहाँ हो, वरना कब के बाहर फेंके जा चुके होते। वो पूरी तरह से तमतमा जाता है, आंखों में जलता हुआ गुस्सा और चेहरे पर क्रोध। वो एकदम से हाथ उठाता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी और उसका हाथ पूरी ताकत से लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। लड़की अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अगले ही पल जमीन पर गिरने की आवाज आती है। पूरी क्लास सन्नाटे में आ जाती है। जोसेफ जमीन पर पड़ा था, हर कोई शॉक में था। लेकिन फिर कैमरा मूव करता है और हम देखते हैं कि जुनवू वही खड़ा है और वो जोसेफ को एक जबरदस्त लात मार चुका होता है। वो एकदम कड़क आवाज में बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो? जोसेफ दर्द से कराहता है, सिर उठाने की कोशिश करता है और घबराई हुई आवाज में बोलता है, तुम फेक जुनवू? और फिर जोसेफ घूरते हुए जुनवू को देखता है और बोलता है, तो ये तू है? क्या तूने अभी मुझे किक मारा? जॉनवू हल्के से मुस्कुराता है और एक कूल अंदाज में जवाब देता है, क्या तुझे समझ नहीं आया? चाहता है मैं फिर से करूं? जोसेओक हंसते हुए अपने कपड़े झाड़ता है और खड़ा हो जाता है। डैमिट, पहले ही दिन चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है क्या? फिर अचानक गुस्से में आकर चिल्लाता है, क्या तुझे होश में लाने के लिए मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा? जोनवू के आंखों में ठंडा पागलपन झलकता है। अरे बेवकूफ, क्या तूने कभी ऐसा कुछ फेस किया है जो ऐसी बातें बोल रहा है? बस इतना सुनते ही जोसेओक गुस्से से तमतमाता हुआ एक पंच झोंकता है और चिल्लाता है, ये स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट क्या बकवास कर रहा है? लेकिन जूनवू आसानी से पंच को नीचे झुककर डॉज कर लेता है। क्या बेकार पंच मारा, वो मनी मन सोचता है। अब उसकी आंखें जोजोक के मूवमेंट को स्कैन कर रही हैं। इसका राइट साइड पूरी तरह एक्सपोज है। कितना केयरलेस है। जोनवू अपना पंच कसता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी, तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? पीछे से टीचर की सख्त आवाज गूंजती है। सीन एकदम फ्रीज हो जाता है। दोनों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जैसे किसी ने उनका गेम रोक दिया हो। जोसेफ गुस्से से बड़बड़ाता है, हर बार की तरह, टीचर को भी अभी आना था। फिर पीछे मुड़ता है और चलते चलते बोलता है, मैं तुझे बाद में मिलूंगा फेक जूनवू। आगे का स्कूल लाइफ मैं तेरे लिए इसे बहुत मजेदार बनाऊंगा, तो तैयार रहना। अब सीन कट होकर वूशिक की ओर जाता है। वो सिर पकड़कर बैठा है, चेहरे पर क्यों मेरे साथ ही हुआ वाला एक्सप्रेशन, और सामने जूनवू खड़ा है। वूशिक उसे देखकर झुंझलाकर बोलता है, सीरियसली, मेरे स्कूल के पहले दिन ही आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जूनवू कंधे उचकाकर जवाब देता है, तुम्हें पता है, मैं बहुत देर से खुद को रोक रहा था। वूशिक एक लंबी सांस लेकर बोलता है, मैंने अभी के लिए चीजें संभाल ली हैं। तो हो सकता है कि हम इसे स्कूल वायलेंस कमेटी को इन्वॉल्व किए बिना हैंडल कर पाए। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। जोनवू भौचक्का होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? बुशिक आंखें सिकोड़कर जवाब देता है, वो लड़का जिसे आपने अभी किक मारा, वो मायोंगजिन का बेटा है, जो कोरियन सब्जुगेशन ब्यूरो का मिनिस्टर है। जोनवू के एक्सप्रेशन थोड़े बदलते हैं। कौन सा मिनिस्टर? बुशिक बिना रुके बोलता है, जोसियोक म्योंगजिन का छोटा बेटा है और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। हमेशा अपने डैड के इन्फ्लुएंस पे रिलाई करता है। इस कैओस के बावजूद वो जो भी करता है, ये क्रेजी है कि इसकी एक भी खबर न्यूज में नहीं आती। जोनवू गहरी सांस लेता है और बोलता है, तो इसीलिए वो ऐसा बन गया है। वूशिक माथे पर हाथ रखकर बोलता है, सभी लोगों में से आपने सबसे ट्रबलसम को चुन लिया। फिर सीधा चिल्लाते हुए जोड़ता है, बस इतना कहूंगा कि अगर जूसियोक ने फिर ट्रबल किया और आपने उस पर हाथ उठाया, तो अगली बार मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। जोनवू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है ठीक है।
मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगा। वो अंदर से बाहर आता है, गेट बंद करता है और खुद से बड़बड़ाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वही शॉर्ट हेयर वाली लड़की आ जाती है और बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जूनवू झटके से पीछे हटता है, उसकी धड़कन 1 सेकंड के लिए तेज हो जाती है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लड़की आंखें घुमाकर बोलती है, मैं जोसुक के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा लड़का है? जॉनवू एक कूल अंदाज में जवाब देता है, किसे फर्क पड़ता है? मुझे हमेशा से बिना मैनर्स वाले बच्चे पसंद नहीं आए। और तुम्हारी क्या बात है? तुम उस लड़के से क्यों लड़ रही हो? वो तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहा था, उसने यंचे का नाम लिया था। तभी जूनवू अचानक ठहर जाता है। उसकी आंखें लड़की को गौर से देखती हैं। वेट, अब जब मैं सोचता हूँ, लड़की का चेहरा अंचे की झलक ये गो युनचे से बहुत मिलती है और इसका नाम भी गो अह्युन है। वो लड़की के और करीब जाता है और पूछता है, वेट, क्या तुम युनचे की छोटी बहन हो? अह्युन हल्के से सिर हिलाती है, हाँ। जोनवू के दिमाग में जैसे बत्ती जल जाती है। अरे वाह, मेरा तो जैकपॉट लग गया। तो मुझे सीधे युनचे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं इससे शुरुआत कर सकता हूँ। तभी अह्युन बोलती है, हालांकि मैं उसकी एक्चुअल सिबलिंग नहीं हूँ। जूनवू की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। क्या? आह्युन बिना भाव बदले जवाब देती है, हमारी माँ अलग है। मुझे उनके फैमिली रजिस्ट्रेशन में भी नहीं डाला गया है। मैं बेसिकली एक स्ट्रेंजर हूँ। जोनवू की ठंडी हंसी 1 सेकंड में गायब हो जाती है। हल्का घबरा कर पूछता है, तो क्या तुम किसी तरह से अपने ग्रैंडफादर से कनेक्टेड हो? आह्युन पहली बार थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन बनाते हुए पूछती है, क्या ग्रैंडफादर? फिर एक हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, ओह, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ग्रेट है। वो बूढ़ा गीजर है जिसने मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन से हटा दिया। जोनवू का चेहरा पल में सफेद पड़ जाता है। लड़की ठंडी आवाज में बोलती है, वेट अ सेकंड, तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं उनके फैमिली का हिस्सा हूं, है ना? तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें एक बड़ा कनेक्शन मिल गया है। वो हल्का सा हंसती है, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट साफ झलक रही थी। खैर, मैं समझती हूँ। तुम जैसे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली एक प्रे हो। तुम्हें किसी पर रिलाई करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। वो मुड़ती है और वहां से जाते हुए बोलती है, फिर भी मैंने सोचा था कि तुम अलग होगे, लेकिन अंत में तुम भी उन्हीं ट्रैश लोगों की तरह निकले जो सिर्फ स्टेटस की परवाह करते हैं। जोन वो बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के जवाब देता है, क्या सच में तुमने मेरे बारे में इतनी जल्दी अस्यूम कर लिया सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ? उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो स्माइल पूरी तरह से सार्कास्टिक थी। बट लगता है कि तुम भी स्टेटस के आधार पर जज करने में अलग नहीं हो। वो धीरे धीरे चलने लगता है और जाते जाते बोलता है, सीरियसली इस स्कूल में बच्चों के बीच फैमिली बैकग्राउंड और स्पेशल एडमिशन की बातें करना रिडिकुलस है। बिल्कुल रिडिकुलस। लड़की उसे जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो बोलती है, बस वेट करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि इस स्कूल में स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स का क्या मतलब होता है। जोनवू बिना मुड़े जवाब देता है, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और जुनवू खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देखते हुए। उसकी आंखें थोड़ी भारी लग रही थी और वो मन ही मन खुद से बड़बड़ाता है, मुझे लगा था ये आसान होगा, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा यूनचे तक पहुंचने के लिए। तभी उसके पीछे से भारी भरकम कदमों की आवाज आती है। एक मोटा सा लड़का गुस्से से भरी आवाज में बोलता है, तू ही है ना क्लास का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट? जॉन वो धीरे से पीछे मुड़ता है और उस लड़के को देखता है। अब ये बंदा कौन है? वो मन ही मन सोचता है, फिर सीधे बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? तभी सीन में 4 और लड़के एंटर होते हैं, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ। अब वो पूरी तरह से घिर चुका था। मोटा लड़का ठंडी आवाज में बोलता है, चुपचाप मेरे पीछे आ। अगर यहाँ मार खाना नहीं चाहता तो। जॉनवू के अंदर गुस्से की एक लहर उठती है, लेकिन वो खुद को काबू में रखता है। ठीक है, कहकर वो उनके पीछे चल देता है। सीन कट होता है और अब वो सारे एक स्टोर रूम में थे। हल्की हल्की रोशनी और हवा में सिगरेट की तेज गंध थी। जोन वो अंदर आते ही मन सोचता है, लगता है ये इन लोगों का हाइड आउट है। और यहाँ पे सिगरेट की स्मेल कितनी ज्यादा आ रही है। और ये लोग बिल्कुल पहले की तरह ही बदमाश हैं। तभी एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तो फेक जून वो तू आ ही गया, ये जूसियोक था। वो आगे बढ़ता है और तिरस्कार भरी आवाज में बोलता है, इससे पहले कि मैं तेरे स्कूल के पहले दिन को यादगार बना दूं, तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो एक पल रुकता है, फिर सार्कास्टिकली पूछता है, तू ये बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि एक स्पेशल एडमिशन होकर मुझसे लड़ने आ गया? वो हंसते हुए बोलता है, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जॉन वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, और चाहे मैं कहीं भी जाता मैं स्पेशल एडमिशन ही होता। फिर वो हल्के से सिर झुकाता है और बोलता है, सच बताऊं, मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, ये सब क्या हो रहा है? जोसो का चेहरा गुस्से से कस जाता है। क्या सच में तुझे जानना है? फिर वो चीखते हुए बोलता है, तू एक न्यू स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, तेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है और फिर भी तू मेरी बराबरी करना चाहता है। वो आगे बढ़ता है और गुर्राता है, अगर मैं अभी डिसिप्लिनरी रेस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं होता ना, तो मैं तुझे खुद से क्रश कर देता। उसके चेहरे पर एक सन की मुस्कान आ जाती है। तू अपने आप को लकी समझ, क्योंकि ये लोग तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, आसानी से निपटा देंगे तुझे। फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, स्टार्ट करो। और तभी
पीछे से एक लड़का लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जूनवू झुककर उसके किक को डॉज कर देता है। लड़का सीधा जमीन पे गिरता है। जॉनवू बिना किसी इंटेंसिटी घटाए बिल्कुल ठंडे स्वर में बोलता है, क्या बेवकूफी है। जोसेओक उसे गौर से देखता है और हंसते हुए बोलता है, तो तू डॉज करने में माहिर है, देखते हैं कब तक डॉज करता है। तभी दो लड़के एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लाल बाल वाला और पीले बाल वाला। लाल बाल वाला एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन जूनवू साइड स्टेप करके डॉज कर लेता है। पीछे से पीले बाल वाला भी एक पंच मारता है, लेकिन जूनवू उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है आजकल के बच्चों को फाइटिंग के बेसिक्स भी नहीं आते। और तभी मोटा लड़का गुस्से से झपटता है, लेकिन जूनवू बिना एक सेकंड गंवाए घुटने से उसके चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। ठक! मोटा लड़का वहीं रुक जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। बाकी के लड़के सन्न खड़े रह जाते हैं। जूनवू हल्के से गर्दन घुमाकर बोलता है, अब क्या हुआ, अब तुम क्यों नहीं आ रहे। ये देखकर जूसे गुस्से से कांप उठता है। वो चीख कर बोलता है, लगता है तू अपने स्कूल के पहले दिन को सचमुच यादगार बनाना चाहता है। अब तो देखता जा मैं क्या करता हूँ, हरामजादे। जॉनवू हंसकर बोलता है, अरे तुझे जो करना है अच्छे से करना, ये दूर से क्या बकवास कर रहा है। सीन कट होता है और अह्युन कॉरिडोर में गुस्से से कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वो बड़बड़ाती है, क्या बेवकूफ लड़का है वो। लेकिन उसके दिमाग में बार बार जूनवू की बातें गूंज रही थी। इस स्कूल में फैमिली बैकग्राउंड और स्पेशल एडमिशन की बातें करना कितना रिडिकुलस है। उसका चेहरा और ज्यादा कस जाता है। वो बिना कुछ जाने इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकता है। तभी अचानक उसके पास से एक लड़की घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है, उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट को जूसोक की गैंग उठाकर ले गई है। आह्युन ठिठक जाती है। वहां खड़े स्टूडेंट्स में हलचल मच जाती है। क्या तुम सच बोल रही हो? लगता है उसका स्कूल लाइफ खत्म होने वाला है, और इसका तो लाइफ कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म होने वाला है। एक लड़की थोड़ा डर कर बोलती है, तुमने इसकी खबर किसी टीचर को दी? दूसरी लड़की लगभग फुसफुसाते हुए जवाब देती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी नाम इसमें आए? आह्युन उनकी बातें सुनकर बिना इमोशन के बोलती है, आखिरकार एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होकर इस तरह से एक्ट करोगे तो यही होगा। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी फिर से जूनवू की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तुम भी तो दूसरों की तरह हो। तुम भी मुझे एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के रूप में जज कर रही हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। वो अचानक रुकती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उलझन झलकती है। फिर अगले ही सेकंड उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो तेजी से भागने लगती है। सीन कट होता है और जूनवू को तीनों लड़के घेर कर खड़े हैं। जोसेफ गुस्से से चिल्लाता है, तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इस इडियट को खत्म कर दो। तीनों लड़के जूनवू की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जूनवू बिना घबराए मन ही मन सोचता है, क्या बचकानी हरकत है ये अपने आप को महान समझने लगा है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाता है और एक ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी दोनों एक छोटे बच्चे की तरह है। जोसेफ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो लगभग चीखते हुए बोलता है, तुम सब अपना स्किल यूज करो। तीनों लड़के ठिठक जाते हैं। क्या? अगर हम पकड़े गए तो हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जोसेफ गुर्राते हुए बोलता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि हम पकड़े न जाएं, तुम बस यूज करो। तभी तीनों लड़के अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और ब्रेसलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जोनवो की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। ये तो वैसा ही ब्रेसलेट है जैसा युनचेन ने उस टाइम पहना था। लगता है आजकल वेपन कैरी करने की जगह इस ब्रेसलेट का यूज किया जाता है। तभी जोसेफ अचानक कूदकर सामने आता है और बाकी सबको धक्का देकर पीछे कर देता है। हट जाओ, तुम सब जाओ यहां से, अब मैं खुद इसको सबक सिखाऊंगा। वो सिस्टम एक्सेस करता है। तभी स्क्रीन पे एक सिस्टम पॉपअप आता है, सब्जुगेशन सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एसोसिएशन फॉर डायमेंशनल मैनेजमेंट ही हैज बीन ग्रांटेड। बाकी के लड़के हैरानी से देखते हैं। जोसियोक, अगर तुम डिसिप्लिनरी पीरियड के बीच स्किल यूज करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। जोसेफ बिना एक पल गनवाए गुर्राता है, तुम चुप रहो। तभी सिस्टम का दूसरा पॉपअप आता है, स्टूडेंट जूसियोक, रैंक डी, कैटेगरी स्किल एक्सेस हियन हैज बीन कंप्लीटेड। अब से आप अपना स्किल यूज कर सकते हैं। आपका स्किल है आर्म्ड कैटेगरी। जोनवू अब तक बिल्कुल शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी जूसियोक अपना ब्लैक स्पीयर ट्रायस समन करता है। चारों तरफ गहरे काले एनर्जी की लहरें फैल जाती हैं। वो भयानक आवाज में हंसता है और बोलता है, अब मैं देखता हूं तुम कितनी देर तक बचते हो। मैं तुमसे यही पेशाब करवाऊंगा और उसे चटवाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। जोनवू उसे एक पल घूरता है, फिर एक ठंडी हंसी हंसता है और बोलता है, अरे बच्चे, तुम्हें पता भी है इसे कैसे यूज करते हैं? जोसेओक एकदम भड़क जाता है, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। लेकिन जूनवू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नीचे झुकता है और बगल में पड़ा एक झाड़ू उठा लेता है। जोसेओक के चेहरे पे कंफ्यूजन झलकती है। जोनवू झाड़ू को घुमाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि बस एक वेपन समन कर लोगे तो तुम्हें स्किल मिल जाएगी उसकी? और गहरी आवाज में बोलता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, और तुम अपने आप को इतना होशियार समझते हो। तभी उसकी आंखें अचानक से गंभीर हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने स्किल को एक आम आदमी पे यूज करने की, वो भी डंजन के बाहर? फिर सीन कट हो जाता है और हम पहुंचते हैं फैकल्टी ऑफिस के अंदर। वहां एक टीचर अपने साथी टीचर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, मिस यूबिन,
मैंने सुना है कि जो स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट एनरोल हुआ है उसने अपने पहले दिन में ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है उसकी बाकी की स्कूल लाइफ ट्रबलफुल होने वाली है। मिस यूबिन हल्के से सिर हिलाती है, हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी सामने से दूसरा टीचर बोलता है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत कैसे है कि वो जूसियोक से पंगा ले सके, वो भी एक स्पेशल स्टूडेंट के रूप में जो लोएस्ट क्लास में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। मिस यूबिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सामने से टीचर पूछता है, क्या क्या मतलब आपका? मिस यूबिन एक फाइल सामने रखते हुए बोलती है, वो स्टूडेंट जूनवू को एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवैल्यूएशन कैटेगरी में रखा गया है, वो भी बस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ये सुनकर सामने से टीचर चौंक कर बोलते हैं, क्या सच में? ये रैंक तो उन्हें दी जाती है जिनका कॉम्बैट रैंक एक्सेप्शनल होता है और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। अब तक सिर्फ एक स्टूडेंट को ये रैंक मिली है, जो कि है यूनचे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट यूनचे के बराबर लेवल पर है? फिर वो और बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो वो क्लास ई में क्यों है? अगर उसके पास ऐसा स्किल है तो उसे हायर क्लास में होना चाहिए था, जैसे क्लास ए, और उसे तो स्टूडेंट लीडरशिप का कैंडिडेट होना चाहिए था। मिस यूबिन बताती हैं, वेल चेयरमैन ने ये ऑर्डर दिया है और मुझे भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया है। दूसरा टीचर बोलता है, आज के टाइम पे इस तरह के लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। मिस यूबिन बोलती है, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसकी डिटेल मुझे भी ठीक से नहीं पता है। तभी एक जोर से आवाज आती है, टीचर। दोनों मुड़कर देखते हैं तो अह्युन गेट खोलकर आती है। वो दोनों टीचर बोलते हैं, अह्युन क्या हुआ? अह्युन घबराते हुए बोलती है, वो जूनवू, और सीन कट हो जाता है। अब हम दिखाते हैं जूनवू का सीन, जहां वो अपने झाड़ू से जूसेओक से लड़ रहा होता है। जोसेओक गुस्से से बौखलाया हुआ होता है और लगातार अपने ट्रायस से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जूनवू उसके हर अटैक को अपने झाड़ू से डॉज कर रहा होता है। जोसेओक गुस्से से बड़बड़ाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्मली जब भी मैं अपनी स्किल एक्टिवेट करता था तो सामने कोई भी सीधा साधा बंदा आसानी से हार जाता था, लेकिन ये हरामजादा मेरे हर अटैक को डॉज कैसे कर रहा है, वो भी एक टूटे हुए झाड़ू से? फिर चिल्लाकर बोलता है, पता नहीं क्या चल रहा है, और दोबारा अटैक करता है, लेकिन जूनवू फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जोसेओक चिल्लाकर बोलता है, तू हरामजादे, तू क्या कर रहा है? जोनवू आराम से बोलता है, इस आर्म्ड स्किल का मतलब ये है कि तुम अपने वेपन को आंख बंद करके हवा में इधर उधर चलाओ, इसे सिखाना पड़ता है। जोसेओक एक कदम पीछे जाकर बोलता है, तू एक स्पेशल एडमिशन होने के बावजूद इसके बारे में कैसे जानता है? तुझे पता भी है ये क्या है? और दोबारा जूनवू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, इस स्किल को कोर के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या तुझे नहीं पता? जोनवू उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, इस ब्लैक स्पीयर ट्रायस को डार्क शैडो के कोर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे मॉन्स्टर कंट्रोल करते हैं। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास ये वेपन कैसे है? तभी हम फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जहां जूजियो के डैड उसे ब्लैक स्पीयर ट्रायस गिफ्ट के रूप में देते हैं उसके मिडिल स्कूल में, क्योंकि उसने गैजेट एकेडमी में एडमिट लिया था और द इंटीग्रेटेड सब्जुगेशन सपोर्ट सिस्टम में रजिस्टर करवाया था, और उसकी रैंक क्लास बी में आई थी। ग्रेजुएशन के बाद वो एक एसोसिएशन एफिलिएट हंटर बन जाता है, और अगर उसने वहां पर अच्छा किया होता तो स्टूडेंट ऑफिसर और अर्ली फील्ड प्लेसमेंट में भेजा जाता। वापस प्रेजेंट में आते हैं और जूसियो गुस्से से चिल्लाता है, ये किस तरह का हरामी है? तभी जूनवू अपने झाड़ू से उसके हाथ पे मारता है और उसका ट्रायस हाथ से गिरकर जमीन पे गिरता है। फिर सिस्टम पॉपअप आता है, ऐसा लगता है कि यूजर के हाथ से वेपन छूट गया है, प्लीज जल्दी से उसे वापस लीजिए। जोसेओक हक्का बक्का रह जाता है और जूनवू उसके ट्रायस को छीन लेता है। वो बोलता है, अब ध्यान से देखो बच्चे, एक वेपन को कैसे यूज किया जाता है। तभी चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, सब लड़के चिल्लाने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एकदम से दिन से रात कैसे हो गया? फिर एकदम से रोशनी वापस आने लगती है और एक लड़का बोलता है, देखो फिर से पहले जैसा होने लग गया है। तभी लाल बाल वाला लड़का घबराते हुए बोलता है, अरे अपने पैर के पास देखो। पीले बाल वाला लड़का बोलता है, क्यों, क्या हुआ? वे देखते हैं कि उनकी परछाइयां वहां से दूर जा रही हैं। सब घबराते हुए बोलते हैं, हमारी परछाइयां, वो हमसे दूर जा रही हैं। फिर मोटा लड़का अपना हाथ उठाकर देखता है और बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर हर चीज की परछाई गायब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जूनवू, जो अब सारी परछाइयों को अब्सॉर्ब कर चुका होता है और उसकी बॉडी पूरी ब्लैक हो चुकी होती है, उसे देखकर जोसेओक डरते हुए चिल्लाता है, नहीं ये क्या हो रहा है? अब ये मत कहना कि ये मेरा वही ट्रायस है जिसे मैं यूज कर रहा था। क्या इसकी पावर इतनी ज्यादा है? ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि जूनवू पूरा का पूरा शैडो से लिपटा हुआ जूसियोक के सामने खड़ा है। जूसियोक का पूरा शरीर कांप रहा है, वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और फिर वो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। तभी जूनवू उस ट्रायस को सामने करता है, उसकी आंखों में गुस्से की आग है, उसकी बॉडी से निकलती डरावनी शैडो, और फिर वो सीधे अटैक कर देता है। जोसेओक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पूरे शरीर में झटके से डर दौड़ जाता है। न, नहीं, वो पूरी तरह बौखला जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसके नाक और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, 1 मिनट बीत चुका है, अब वेपन डिसआर्म किया जाएगा। वेपन को बलपूर्वक सीलिंग किया जा रहा है, और अगले ही पल जूनवू के हाथ से वो ट्रायस गायब हो जाता है। लेकिन तब तक जूसो के मुंह से झाग निकल चुका होता है, उसकी आंखें उलट जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।
जोनवू बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के उसे एक ठोकर मारता है और बोलता है, अरे बेवकूफ उठ जा, क्या कर रहा है। जो सेओक डरते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। वो हकलाते हुए चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जोनवू उसकी तरफ देखता है और शांत आवाज में बोलता है, अरे मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है, चुपचाप खड़ा हो जा। जोसेओ का गला सूख जाता है लेकिन वो धीरे धीरे खड़ा होता है। जोनवू उसकी आंखों में घूरते हुए बोलता है, अच्छा तो सुन, तूने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी आवाज ऊंची करता है, जल्दी से जवाब दे। तू स्किल और वेपन को डंजन के बाहर एक नॉर्मल पर्सन के सामने कैसे यूज कर सकता है? क्या तुझे पता है ना कि डंजन के बाहर स्किल यूज करना खतरनाक हो सकता है? जोसेओ का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका गला सूख चुका था। वो डरी हुई आवाज में बोला, हाँ, हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। जोनवू अब पूरी तरह उसके ऊपर हावी था। उसने एक कदम और आगे बढ़कर बोला, अगर तूने फिर से मेरे सामने स्किल यूज किया तो अगली बार तेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्या समझ में आया तुझे? जोसेओक सिर हिलाते हुए जल्दी से बोला, हाँ हाँ, समझ गया। लेकिन तभी पीछे खड़े सारे लड़के धीरे धीरे वहां से खिसकने लगते हैं। जोनवू उनकी हरकतें देख लेता है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं और वो बोलता है, तुम सब कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। और फिर वो सीधा उस मोटे लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। चल अब मुझे हिट कर। मोटा लड़का एकदम सन्न रह जाता है। बाकी सब लड़के भी डर के मारे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जोनवू हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, जल्दी से मार, जितनी ताकत है लगा दे। नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि सारे लोग ये कहें कि तुम एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट को ले गए और खुद ही मार खाकर आ गए? और मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में फालतू की अफवाहें फैले। मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। मोटे लड़के की आंखों में झिझक थी लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं करूंगा। जोनवू ने हल्की हंसी के साथ बोला, लेकिन सुन, जितनी भी ताकत है सब झोंक देना। अगर तुमने हल्के से हिट किया तो फिर मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। मोटा लड़का अब पूरी तरह सीरियस हो चुका था। उसने गुस्से से अपने हाथों में पंच बनाया और चिल्लाया, तो फिर ठीक है। और पूरे जोर से जूनवू के चेहरे पर पंच मार दिया। धड़ाम। पंच पड़ते ही अचानक स्कूल के दो टीचर दौड़ते हुए वहां आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जूनवू। वो भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि जमीन पे खून बिखरा पड़ा था। मिस यूबिन घबराकर चिल्लाती है, अरे नहीं, ये कितना सारा खून है। वो घबराकर जूनवू को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, इसका आज स्कूल में पहला दिन था और तुम लोगों ने इसे इतनी बुरी तरह मार दिया, इसका खून निकाल दिया। तभी मोटा लड़का जल्दी से बोलता है, ना, नहीं मिस, ये खून मेरा है। मिस यूबिन और बाकी सभी लोग अचानक चौंक जाते हैं। तभी दूसरा टीचर उन सारे लड़कों को घूरते हुए बोलता है, तुम सब मेरे पीछे टीचर ऑफिस में आओ। बाहर अह्युन खड़ी सब कुछ देख रही होती है। मिस यूबिन बाहर आकर बोलती है, अह्युन जल्दी से जूनवू को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। अह्युन बिना कोई देरी किए जवाब देती है, ओके टीचर। जोनवू धीरे धीरे बाहर आता है, अपनी नाक से बहता खून पोंछता है और एक ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, अरे यार, ये लड़के तो कुछ ज्यादा ही वीक थे। फिर वो पीछे मुड़कर अह्युन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपनी बहती हुई नाक रोकनी है। जल्दी से मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। लेकिन अह्युन कोई रिएक्शन नहीं देती। जोनवू भौहें चढ़ाता है और बोलता है, ठीक है, छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। तभी अह्युन एकदम ठंडी आवाज में बोलती है, मुझे बताओ, तुम असल में कौन हो? जॉनवू हल्का सा हंसते हुए अपनी नाक पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ जो अपनी हरकतों की वजह से इसी तरह से मार खाना डिजर्व करता है। तुम तो यही सोचती हो ना? आह्युन गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बातें घुमाना बंद करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। और फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। दोनों टीचर आह्युन से बोलते हैं, तुम जाकर पीछे से जिम रूम को चेक करो, हम लोग इधर देखते हैं। आह्युन जिम रूम के पीछे पहुंचती है। हल्की झिझक के साथ वो खिड़की से अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कट टू कुछ देर बाद आह्युन वापस आती है और जूनवू से बोलती है, तुम्हारे पास जो टैलेंट है उस हिसाब से तो तुम्हें क्लास ए में होना चाहिए, तो फिर क्लास ई में क्या कर रहे हो? जोनवू हल्की उदासीनता के साथ जवाब देता है, मैं क्लास ई में रहूं या क्लास ए में, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ जोड़ता है, मेरे यहाँ कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल को लो रखा है। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर एक कदम आगे बढ़कर गंभीर नजरों से आह्युन की आंखों में देखते हुए बोलता है, तो जो भी देखा सब कुछ भूल जाओ और किसी से कुछ मत कहना। आह्युन की आंखें थोड़ी बुझती हैं। वो हल्के से सिर झुकाकर बोलती है, तुम सही कह रहे थे, मैं भी दूसरों जैसी ही थी। जोनवू बिना किसी इमोशन के बोलता है, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब रोना बंद करो और मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। आह्युन अपनी ही धुन में बोलती जाती है, मैंने उस वक्त तुम्हें स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होने की वजह से जज कर लिया था और दूसरों की तरह तुम्हें नीचा समझने लगी थी। जोनवू नाक बंद करते हुए उसकी बातों को सुनता रहता है। तब अह्युन एक गहरी सांस लेकर फिर बोलती है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? जोनवू बोरियत भरे अंदाज में बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकती हो? लेकिन अह्युन फिर अपनी ही धुन में बोलने लगती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनना है। जॉन वो ठहर कर एकदम कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या इस टाइम पे ये क्या बकवास बातें कर रही है?
आह्युन जल्दी से बोलती है, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनने के लिए एक गारंटर की जरूरत होती है। अगर कोई मेरा गारंटर बन जाए तो मैं भी स्टूडेंट काउंसिल की कैंडिडेट बन सकती हूँ। जोनवू थोड़ा सोचते हुए पूछता है, तो तुम्हारा मतलब है कि जिनके पास कोई बैकग्राउंड गारंटर नहीं होता उनको बाकी के कैंडिडेट्स हरास करते हैं? आह्युन गहरी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब तक तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जुसियोक जैसा पावरफुल ना हो, और मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इसलिए कोई मेरा गारंटर नहीं बनना चाहता, तो क्या तुम मेरे गारंटर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि जूनवू हाथ उठाकर बीच में ही रोक देता है। रुको रुको, मेरे पास पहले ही बहुत सारे काम है, मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और वो जाने लगता है। आह्युन झट से बोलती है, मैं तुमसे ये फ्री में करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज में हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। जोनवू गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ। मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो तुम दे सकती हो। क्या तुम अभी मुझे नर्स ऑफिस में ले जा सकती हो? आह्युन फिर जिद पकड़ लेती है, तुम स्कूल में नए हो तो मैं तुम्हें बाकी चीजों को समझने में हेल्प कर सकती हूँ। जोनवू तुरंत जवाब देता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आह्युन उम्मीद से पूछती है, तो फिर क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जोनवू उसे कड़ी नजर से देखता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं बच्चों की पॉकेट मनी लूंगा? आह्युन थोड़ी और कंफ्यूज होकर बोलती है, तो फिर क्या चाहिए? फिर एक हल्की मुस्कान के साथ जोड़ती है, मैं तुम्हें यूनचे से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। क्या? जूनवू एकदम चौंक जाता है। वो तेजी से अह्युन के पास जाता है और बोलता है, क्या सच में? क्या तुम मुझे यूनचे से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हो? फिर थोड़ा शकी अंदाज में बोलता है, लेकिन कैसे? तुमने तो बोला था कि तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। क्या तुम अभी भी यूनचे के टच में हो? अह्युन थोड़ा घबराते हुए जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर थोड़ा लड़खड़ाती आवाज में जोड़ती है, वो एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है, और अगर मैं भी स्टूडेंट काउंसिल बन जाऊं तो मैं उनसे नेचुरली मिल सकती हूँ। बस जूनवू के नाक से खून की धार निकलने लगती है। वो फेस पाम करता है, फिर धीरे से बड़बड़ाता है, खैर छोड़ो इस बात को। मैं स्टूपिड हूँ जो इतनी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ी देर रुककर थक हार कर बोलता है, और अब क्या तुम मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा। इतना बोलता ही है कि उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, और वो सीधे जमीन पे गिर जाता है। हे जूनवू क्या हुआ? अह्युन चिल्लाते हुए भागती है। लेकिन जोनवू बेहोश होते हुए भी बड़बड़ाता है, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले चलो, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी। भाई बड़ी पागल लड़की है। बंदे के नाक से खून निकल रहा है इतनी देर से, और वो बोल रहा है कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले चलो, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी बातें मनवानी है। और जब बंदा बेहोश हो गया तो चिल्ला रही है कि क्या हुआ। सीन चेंज होता है। हमें इमरजेंसी टीचर मीटिंग रूम दिखाया जाता है। माहौल पूरी तरह से भारी, हर चेहरा गंभीर, और हर नजर एक ही चीज पर टिकी हुई, क्लास 1E का मामला। क्लास 1D की टीचर गुस्से से बोलती हैं, ये पहले ही दूसरी बार हो चुका है, और डिसिप्लिनरी एक्शन के दौरान उन्होंने फिर से एक स्किल का यूज किया। क्लास 1C के टीचर भी सिर हिलाते हुए बोलते हैं, पिछली बार ये सिर्फ हल्की सजा के साथ खत्म हो गया था, लेकिन सच कहूं तो इसे अभी भी समझ में नहीं आया है। सभी जानते हैं कि कैंपस में स्किल का यूज करना कितना डेंजरस है ना? बायोलॉजी टीचर भी सहमति में सिर हिलाते हैं, हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ। इस बार हम अपनी आंखें बंद करके नहीं रख सकते। कॉम्बैट टीचर थोड़ा आगे झुककर बोलते हैं, इन सब के साथ साथ मैंने और मिस यूबिन ने इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। इस बार हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अब सबकी नजरें प्रिंसिपल की तरफ जाती हैं, और वो बोलते हैं, चेयरमैन इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? चेयरमैन की आंखें उठती हैं। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। वो मिस यूबिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मिस यूबिन, तो क्या ये सच है कि जूसियोक और उसके दोस्तों ने जूनवू को असॉल्ट किया है? मिस यूबिन गहरी सांस लेकर बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, और मैंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है। चेयरमैन का चेहरा गंभीर रहता है, और वो अगला सवाल पूछते हैं, तो आप ये कह रही है कि जूनवू को सचमुच मारा गया है? मिस यूबिन का जवाब आता है, हाँ ये सच है। फिर अचानक चेयरमैन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, और वो बोलते हैं, ओह थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। मिस यूबिन के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती है। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, ये क्या हो रहा है? पर चेयरमैन का अगला वाक्य पूरी स्थिति साफ कर देता है। वो गंभीर लहजे में बोलते हैं, तो जैसा कि सबने बताया, स्कूल के अंदर स्किल का यूज करना कितना खतरनाक हो सकता है, और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी है। और इस तरह की हरकत पहले भी हो चुकी है। इस बार हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसके हिसाब से हमें जोशियों की पनिशमेंट को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन तभी एक टीचर हाथ उठाते हैं और बोलते हैं, एक मिनट रुकिए चेयरमैन। चेयरमैन हल्के से भौहें चढ़ाते हैं, क्या हुआ? अब स्क्रीन पे दिखता है क्लास 1B के टीचर। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलते हैं, जूसियों की पनिशमेंट को बढ़ा देना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए? चेयरमैन अब थोड़ा सख्त लहजे में बोलते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्लास 1B के टीचर अब थोड़ा झुककर बोलते हैं, चेयरमैन जूसियो का भी बच्चा है, वो नासमझ है अभी, तो वो ऐसी छोटी मोटी गलती कर सकता है। और जब हम स्टूडेंट थे तब हम भी तो ऐसी हरकतें किया करते थे। मिस यूबिन अचानक चिल्लाकर बोलती है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक सीरियस इंसिडेंट है। अब क्लास 1B के टीचर थोड़ा गुस्से में आकर बोलते हैं, मिस यूबिन जूसियोक एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, और वो डेफिनेटली फ्यूचर में एकेडमी का प्राइड बनेगा। तो एक टीचर होने के नाते क्या उसकी पोटेंशियल को एक छोटी गलती के लिए खत्म कर देना ठीक रहेगा? और मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोई गलती नहीं की है। मुझे भी पता है कि स्किल का यूज करना स्कूल पॉलिसी के खिलाफ है।
लेकिन मुझे लगता है कि उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देना सही रहेगा। चेयरमैन एक पल सोचते हैं और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो। मैं इस बारे में सोचूंगा और जूजियोक की पनिशमेंट के बारे में आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस मीटिंग को खत्म करते हैं। और चेयरमैन उठकर वहां से चले जाते हैं। बाकी के टीचर भी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन क्लास 1B के टीचर अभी भी अपनी जगह बैठे रहते हैं। वो धीरे से अपना फोन निकालते हैं, किसी का नंबर डायल करते हैं और कॉल लगते ही बोलते हैं, हेलो, हाँ सर, ये मैं हूँ, जॉन मिन। मीटिंग खत्म हो चुकी है और मैंने बस 1 हफ्ते की सस्पेंशन करवाई है जूसियोक के लिए। मुझे पता है कि जूसियोक बहुत ही टैलेंटेड है और हाँ, मैं उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट का भी ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी एंड ऑफ मंथ इवैल्यूएशन आने ही वाला है, तो मैं खुद से इसकी देखरेख करूंगा। उस स्पेशल स्टूडेंट को सबक सिखाऊंगा, आप फिक्र मत करिए। 3 दिन बाद जोनवू अपनी क्लास में बैठा सोच रहा होता है, स्कूल आए मुझे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक युनचे के बारे में कोई भी लीड नहीं मिली। वो क्लास के बच्चों को देखता है और उसके चेहरे पे झुंझलाहट आ जाती है। और ये क्लास 1E बिल्कुल बेकार। इन सारे स्टूडेंट्स में कोई भी टैलेंट नहीं है, बस निकम्मे हैं। इनको हंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, बस रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये कौन सी हंटर एकेडमी है जहां क्लास 1E के बच्चों को कोई भी स्किल नहीं दी जाती? फिर वो एक गहरी सांस लेता है, खैर, इससे बेहतर मैं कर भी तो नहीं सकता। और तभी एक जोरदार झापड़ उसके सिर के पीछे पड़ता है और सीन वापस उसी लूप में चला जाता है जो पहले भी हो चुका था। अरे फेक जुनवू! 3 लड़के उसके सामने खड़े होते हैं, वही पुरानी घिनौनी स्माइल और वही बेहुदा बातों का सिलसिला। मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरी वाटर बॉटल भरकर रखनी है, क्या तुझे समझ में नहीं आता? और तू हमारे लिए ब्रेड भी नहीं लाया? तू चाहता है कि हम भूख से मर जाएं? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं? जोनवू अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं मैं इन सबका गुलाम कैसे बन गया और ये सब क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तभी मोटा लड़का अकड़ कर बोलता है, तो बेवकूफ लड़के मेरे साथ आ। और वो तीनों जाने लगते हैं। सीन कट होता है। अब जूनवू उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी वो खुद ही आवाज लगाता है, हे! तीनों लड़के ठहर जाते हैं। तुम्हें इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं थी, मुझे बहुत दर्द हुआ था। तीनों लड़के हड़बड़ाकर डरते हुए बोलते हैं, सॉरी, माफ कर दीजिए। असल में जूनवू ने ही इन तीनों को ऐसा करने के लिए बोला था ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो आगे बढ़कर बोलता है, मैंने बोला था कि इसे ठीक से करना, लेकिन तुम लोगों की ओवर एक्टिंग तो हद से ज्यादा थी। तीनों लड़के सर झुकाकर घबराते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हम इसे रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जॉन वो आंखें सिकोड़कर पूछता है, तो जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? मोटा लड़का असहाय होकर बोलता है, ना नहीं, वो असंभव है। कोई भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से नहीं मिल सकता। जॉन वो गुस्से से आंखें लाल कर लेता है, मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटा सा काम बोला था और तुम वो भी नहीं कर पाए। क्या तुम अब तक कोई लीड नहीं ढूंढ पाए? मोटा लड़का घबरा जाता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनसे बहुत कम स्कूल आती है और मैंने सुना है कि उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है इस एकेडमी में। बस एक ही बंदा है जो उसके करीब है, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर किम जोंग ह्युन। जोनवू चौकन्ना हो जाता है, क्या ये कौन है और अब तक तुम सिर्फ इतना ही पता कर पाए? मोटा लड़का जवाब देता है, हमें नहीं पता, वो भी ज्यादा स्कूल नहीं आता। जोनवू गुस्से में बोलता है, ठीक है, छोड़ो उसे, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया, अब जाओ यहां से। तीनों लड़के डरते हुए भागने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, अगली बार और ज्यादा इंफॉर्मेशन लाएंगे। जोनवू सिर पकड़कर सोचने लगता है, अब क्या करूं। और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, देखा, मैंने बोला था ना कि ये सब वर्क नहीं करेगा। जोनवू सिर घुमाकर देखता है, आह्युन खड़ी थी। जोनवू गुस्से में बोलता है, क्या तुम फिर से आ गई? आह्युन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम अभी जिस बारे में बात कर रहे थे वो एक ऑफिशियल मेंबर है स्टूडेंट काउंसिल का, उससे कोई भी आसानी से नहीं मिल सकता। जोनवू लापरवाही से कंधे उचकाकर बोलता है, तो क्या हुआ, वो बस एक काउंसिल मेंबर है, तुम लोग इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? आह्युन गहरी सांस लेकर जवाब देती है, स्टूडेंट काउंसिल उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं और उनकी फैमिली बहुत पावरफुल होती है, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। जोनवू खींचकर बोलता है, लेकिन आखिरकार हम सब हैं तो स्टूडेंट ही ना। आह्युन जवाब देती है, हाँ वो स्टूडेंट है, लेकिन उन्हें असली हंटर की तरह देखा जाता है और उन्हें हंटर एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होती है, उन्हें असली मिशन पर भेजा जाता है। जोनवू सोच में पड़ जाता है, अच्छा, तो ऐसा है मामला। आह्युन आगे बोलती है, और जैसे कि मैंने बोला, इनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, उनके कनेक्शन हाई लेवल होते हैं, इसलिए वो स्कूल में कुछ भी कर ले, ग्रेजुएशन के बाद उनकी सारी गलतियों को मिटा दिया जाता है और अगर मैं सीधे कहूं तो वो रेगुलर स्टूडेंट से अलग होते हैं। जोनवू सीरियस होकर बोलता है, अच्छा, तो क्या कोई और तरीका है? आह्युन एक्साइटेड होकर बोलती है, मैंने पहले ही बोला था, अगर तुम मेरी मदद करो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनने के लिए। जोनवू हाथ उठाकर रोकते हुए बोलता है, मैंने बोला था ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता। आह्युन नाराज होकर पूछती है, आखिर इससे तुम्हें दिक्कत क्या है? जोनवू बिना किसी इमोशन के बोलता है, तुम ही ने बोला था कोई नॉर्मल स्टूडेंट स्टूडेंट काउंसिल मेंबर नहीं बन सकता, तो तुम कैसे बनोगी? तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है। आह्युन आत्मविश्वास से जवाब देती है, तो तुम मुझे सिखा सकते हो ना?
जॉनवू ठंडी हंसी हंसता है, फिर अचानक सीरियस होकर बोलता है, अगर मैंने तुम्हें सिखाया तो तुम मर जाओगी। आह्युन चुप हो जाती है। जॉनवू उसे देखता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनने के लिए इतनी बेकाबू क्यों हो। आह्युन की आंखों में ठान लेने वाली आग थी, अगर मैं स्टूडेंट काउंसिल मेंबर नहीं बन सकी तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। जॉनवू सिर हिलाता है और चलता बनता है। भूल जाओ, लंच टाइम खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। आह्युन पीछे से चिल्लाती है, तो क्या तुम मेरे गारंटर बनने के बारे में सोचोगे। लेकिन जुनवू बिना जवाब दिए चला जाता है। तो सीन चेंज होता है और हमें क्लास 1 की क्लासरूम दिखाई देती है। माहौल बिल्कुल शांत, और तभी मिस यूबिन बोलना शुरू करती हैं, तो आज का लेसन सबको समझ में आ गया। बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, हाँ मैम। मिस यूबिन हल्का सा सिर हिलाकर बोलती है, और तुम सबको पता है ना कि इस हफ्ते मंथली एवोल्यूशन है। बच्चे फिर से एक साथ बोलते हैं, हाँ मैम। फिर मिस यूबिन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, और हाँ, ये मंथली एग्जाम हल्के में मत लेना। पिछले महीने तुम्हारे स्कोर्स बहुत ही कम थे, तो इस बार अपना बेस्ट देना। और इस बार के मंथली एग्जाम में जनरल सब्जेक्ट्स होंगे। अगर तुम अपने स्टडी पर अच्छे से फोकस करोगे तो। तभी अचानक दरवाजे से आवाज आती है, और सभी बच्चे उधर देखने लगते हैं। क्लास 1 के टीचर अंदर आते हैं और हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, मुझे खेद है इंटरप्शन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मिस यूबिन उन्हें देखकर हल्की भौहें चढ़ाती हैं, हाँ आइए। कोई दिक्कत है। क्लास 1B के टीचर क्लासरूम में कदम रखते हुए जवाब देते हैं, नहीं कुछ खास नहीं। मैं यहाँ मंथली एवोल्यूशन में जो बदलाव हुए हैं वो बताने आया हूँ। फिर वो सीधा टीचर की टेबल पे हाथ पटकते हैं और गहरी आवाज में बोलते हैं, तो सब लोग सीरियस हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से फर्स्ट ईयर का मंथली एवोल्यूशन। सभी बच्चे सांस रोककर उनकी बात का इंतजार कर रहे थे, और तभी उनकी आवाज और भी ठंडी हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा, और वो भी रियल डंजन के अंदर। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है और आह्युन चौंक कर बोल पड़ती है। मिस यूबिन भी फौरन गुस्से में चिल्ला उठती हैं, एक मिनट रुको। ये तुम क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम। क्लास 1B के टीचर हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, आराम से। मिस, आप बच्चों के सामने इस तरह चिल्ला नहीं सकती। मिस यूबिन गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, लेकिन ये एग्जाम इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। उन्होंने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर भी पूरा नहीं किया है, और खासकर मेरे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं। क्लास 1B के टीचर अब हल्के से आंखें सिकोड़कर बोलते हैं, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी क्लास के बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम को हैंडल नहीं कर सकते। क्लास में एक ठहराव सा आ जाता है। मिस यूबिन कुछ पल चुप रहती हैं, फिर हल्की आवाज में बोलती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। क्लास 1B के टीचर अब और भी बेरहम लहजे में बोलते हैं, लेकिन ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, और इसका ऑर्डर ऊपर से आया है। वो बच्चों की तरफ देखते हैं जो अब घबराए हुए नजर आ रहे थे। फिर उनकी आवाज एकदम भारी हो जाती है, तुम लोग कब तक साइडलाइन बने रहोगे। अगर तुम हंटर एकेडमी में आए हो तो कम से कम तुम्हें बेसिक क्वालिफिकेशंस तो आनी चाहिए ना। वो जूनवो की तरफ घुरकर देखते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, और कितना रिडिकुलस है कि क्लास ई ने अभी तक बेसिक नॉलेज भी नहीं सीखा है। मुझे तो लगता है कि तुम सब बस डिप्लोमा लेने के लिए हो, और कुछ भी नहीं। जोनवू बिना कोई रिएक्शन दिए बस उन्हें देखता रहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, तो क्या ये सच में इन बच्चों को रियल डंजन में डालने वाले हैं। इसके पीछे जरूर कोई और बात छिपी है। क्लास 1B के टीचर अब और भी दबाव बनाते हुए बोलते हैं, और तुम लोग फिक्र मत करो। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो तुम्हें रिमीडियल क्लासेस मिल जाएंगी। इससे तुम्हारे एडवांसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उनकी आवाज एकदम ठंडी और शातिर हो जाती है, लेकिन एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम को छोड़ना मतलब सीधे बाहर निकाल दिया जाना। बिल्कुल शांत क्लासरूम में उनकी आवाज गूंजती है। वो धीरे से घूमते हैं, क्लास के बच्चों पे एक आखिरी नजर डालते हैं, और जाते जाते बोलते हैं, तो ठीक है, सब लोग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि ये एग्जाम लाइटली लेने का कोई सवाल ही नहीं है। और हाँ, दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो हल्की हंसी के साथ बोलते हैं, इस इवैल्यूएशन का सुपरवाइजिंग मैं खुद कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल हो मुझसे मिल लेना। दरवाजा धीरे से बंद होता है, और क्लासरूम में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जोनवू अपने मन में सोचता है, इसके पीछे जरूर कोई और बात है। ये टीचर अकेला तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। साफ लग रहा है कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है जो मुझे टारगेट कर रहा है। सीन चेंज। अब हम चेयरमैन ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां चेयरमैन वूशिक बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन गहरी आवाज में बोलते हैं, हाँ ये सच है, उस मिनिस्टर ऑफ कोरिया एजुकेशन ब्यूरो ने ये सब करवाया है। और सीन जूम होता है उस आदमी पे जो वहां सोफे पे लेटा हुआ है, जूनबू। वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तो जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। हाँ, वो सब मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जोसेok के साथ पंगा लिया है। वुशिक सर झुका लेता है, उसकी आवाज में झिझक साफ झलकती है, मुझे माफ कर दीजिए लीडर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाया। वो बहुत बड़ा आदमी है और स्कूल के साथ उसके बहुत अच्छे कनेक्शन भी हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। जॉन वो हल्के से सिर झुकाता है, चेहरे पे कोई खास रिएक्शन नहीं। बस ठंडे लहजे में बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वुशिक एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अगर कोई और बात होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन उन्होंने एजुकेशनल पर्पस के नाम पर ये सब किया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब जूनवू धीरे से बैठता है और अपने हाथों को टेबल पे रखता है। उसकी आवाज में अब एक हल्की नरमी के बजाय बेरहमी झलकती है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बहाने सुनने नहीं आया हूँ।
वूशिक का चेहरा थोड़ा डर के साथ सख्त हो जाता है। फिर वो धीरे से बोलता है, तो लीडर, आप क्या करने वाले हैं? जोनवू के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी और शार्प हैं। वो बोलता है, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं एग्जाम दूंगा। वो एक सेकंड के लिए रुकता है और हल्की झुंझलाहट के साथ बोलता है, और अभी तक युनचे के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया हूँ, और अभी मैं इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकता। वो थोड़ा आगे झुकता है और सीधा सवाल दाग देता है, तो तुम्हारे पास कोई वेपन है? वुशिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? जोनवू बिना किसी एक्सप्रेशन के फिर बोलता है, मैं ऐसे ही डंजन के अंदर खाली हाथ नहीं जा सकता ना, तो बताओ, तुम्हारे पास कोई वेपन है? वो हल्का रुकता है, फिर बोलता है, कोई भी चलेगा, और तुम तो जानते ही हो मैं कोई भी वेपन यूज कर सकता हूँ। वुशिक घबराते हुए तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, और हमारे टाइम के वेपन्स बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उनको आज के टाइम पे कोई भी यूज नहीं करता है। जोनवू चुपचाप उसे घूरता है, और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़कर वोशिक का हाथ पकड़ लेता है। हमारे सभी लोगों में से तुम ही हो जो मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है। वोशिक की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी बॉडी हल्का कांपने लगती है। क्या? आप आप क्या कर रहे हैं? मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जोनवू बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के धीरे से उसकी उंगली पर पहनी हुई रिंग को देखता है, और फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, अच्छा, तो फिर ये क्या है? वोशिक की आंखों में डर की एक तेज लहर दौड़ जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी, वो थी द रिंग ऑफ पटेलस।